पहले तो उसे लगा कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन अब चू फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। उसने जल्दी से 7 स्टार कंपास निकाला। बेशक उस कमीने बूढ़े ने एक बड़े तारे को उड़ा दिया था। अब केवल 6 बड़े तारे बचे थे। इसका मूल्य संभवतः बहुत कम हो गया था। हालांकि ये पहले से ही चू फैंग की पूरी आशा थी। वो सीधे लकड़ी की मेज के पास गया और खजाने की दुकान में उसका मूल्यांकन करने लगा। कंपास पर एक पारदर्शी प्रकाश फैल गया। कुछ ही देर बाद एक तीखी आवाज सुनाई दी। दुर्लभ श्रेणी का खजाना 7 स्टार कंपास टूटा हुआ। मूल मूल्य 3800 सोने के सिक्के। वर्तमान मूल्य 2800 सोने के सिक्के। यह आवाज सुनकर चू फैंग बहुत खुश हुआ। पर्याप्त। 2800 स्वर्ण सिक्कों सहित ये पूरी तरह से पर्याप्त था। लेकिन फिर वो फिर से शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। ये खजाना भंडार वास्तव में लालची था। इसमें केवल एक बड़ा सितारा ही खो गया था, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत 1000 स्वर्ण सिक्कों से कम हो गई थी। यह अनुपात बहुत ही घृणित था। इसके अलावा चू फैंग ने अनुमान लगाया कि जब काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने इसे खरीदा होगा तो उसे संभवतः 4 से 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। चू फैंग ने खुद से कहा, वो बूढ़ा आदमी वास्तव में इतना अमीर था? बेशक चू फैंग समझ सकता था। एक शिखर महान देवता की शक्ति और डेमोनडॉन पैलेस के अधीनस्थों की सहायता से इन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। होश में आने के बाद चू फैंग ने अपनी उंगलियों से गिनती की। अब उसके पास कुल 21100 स्वर्ण सिक्के थे। शीर्ष ग्रेड गहन स्वर्ग जानवर शिकार अंगूठी के लिए आदान प्रदान करने के बाद वो पूरी तरह से राक्षसी स्पर्श विष और 1000 टैम्पर्ड उल्का लोहे के लिए विनिमय कर सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि राक्षसों को मारने के लिए उसे निश्चित रूप से डेमोनिक टच वैनम की जरूरत थी। उसे और ज्यादा पाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक 1000 टैम्पर्ड उल्कापिंड लोहे की बात है, ये भी एक बेहद कीमती फोर्जिंग सामग्री थी। दिव्य भगवान के हथियार को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना बेकार था। इसका उपयोग कुछ मास्टर भगवान कलाकृतियों के लिए पूरक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। चू फैंग स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। जहां तक शेष बची ड्रैगनफ्लाई घास और पवित्र ज्वाला तावीज का सवाल है, तो वह असहाय होकर ही हार मान सकता था। चू फैंग को ये कोई अफसोस की बात नहीं लगी। वैसे भी इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ सुझाने के बाद भीड़ की हैरान कर देने वाली निगाहों के सामने चू फैंग ने बातचीत शुरू कर दी। बिना पलक झपकाए उसने ऑर्डर पूरा कर दिया। अरे वाह, यह आदमी वाकई बहुत अमीर है। अगर मैं उसे हरा न पाता तो मैं उसे लूटना चाहता था। म्यू शियाओहू ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, म्यू किंगलान ने उसे लकड़ी के घर से बाहर धकेल दिया। ये बच्चा अब जीना नहीं चाहता, दूसरों को इसमें मत फंसाओ। वो चू फैंग की ओर क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराई। जियोहू बिल्कुल ऐसा ही है। वो वास्तव में बुरा व्यक्ति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भाई चू इसे दिल पर नहीं लेगा। चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया, उसे कोई परवाह नहीं थी। हालांकि म्यू किंगलान ने फिर भी मुड़कर अपने साथियों को चेतावनी दी। सब लोग याद रखना कि आज भाई चू द्वारा उच्च श्रेणी के खजानों के बदले में किए गए आदान प्रदान के बारे में कुछ भी बताना नहीं है, अन्यथा मैं परिवार के नियमों के अनुसार तुम्हें सजा दूंगा। ये शब्द सुनकर चू फैंग ने भौहें उठाईं। उसने अपने सामने खड़ी ठंडी लड़की को देखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम गंभीर हो या तुम ये सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कह रहे हो? चू फैंग की नजर में राजा ग्रेट जनजाति का ये प्रत्यक्ष वंशज थोड़ा ज्यादा उत्साही लग रहा था। चू फैंग ने विचार करना शुरू किया। उसने म्यू किंगलान को ध्यान से देखा और उसके हाव भाव से कुछ सुराग ढूंढना चाहा। हालांकि म्यू किंगलान हमेशा की तरह था, वो कुछ भी नहीं बता सका। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उससे कोई उपकार चाहिए था? चू फैंग केवल अनुमान लगा सकता था, लेकिन हकीकत में म्यू किंगलान को चू फैंग में अपार संभावनाएं नजर आ रही थीं। ये संभवतः एक ऐसी असाधारण प्रतिभा थी जो महान सम्राट स्तर की प्रतिभा से कमतर नहीं थी। यदि यह व्यक्ति कुछ हासिल कर सकता है तो वो इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में आने के बाद म्यू परिवार के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उन्होंने इस खजाने के भंडार को छान मारा। सभी को अपने लिए कुछ न कुछ उपयुक्त प्राप्त था, इसलिए सभी संतुष्ट थे। वे दुकान से बाहर जाने से खुद को नहीं रोक सके। चू फैंग वास्तव में उत्सुक था। यदि समय पूरा होने पर भी खजाने की दुकान के अंदर जीवन बचा हो तो क्या होगा? हालांकि ये स्पष्ट था कि वर्तमान चू फैंग ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की।
वो केवल आज्ञाकारी ढंग से समूह का अनुसरण कर सकता था। उसने चारों ओर के शांत वातावरण को देखा। चू फैन को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि सावधानीपूर्वक जांच के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने म्यू किंगलान और अन्य लोगों पर नजर डाली। चू फैन को पता था कि अब कुछ समय के लिए अलग होने का समय आ गया है। आखिरकार चू फैन के लिए वो फिर से एक कंगाल बन गया था। उसने अपनी सभी एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उपयोग कर लिया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। कौन विश्वास करेगा कि उसने मात्र 2 घंटे में 10 लाख रुपये खर्च कर दिए? संयोगवश नया 3 आंखों वाला जंगली शेर पैदा हो गया होगा। अब समय आ गया था कि वापस जाकर धन की एक और लहर इकट्ठी की जाए। अन्यथा भले ही उसके सामने एक और खजाना भंडार आ जाए, चू फैंग केवल खाली दृष्टि से देख सकता था। जहां तक म्यू परिवार के वंशजों का सवाल है, चू फैंग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। अगर उन्हें सहयोग करने की जरूरत भी थी तो उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वो शुरुआती जमीन छोड़कर इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर जाता। उसे म्यू परिवार के उच्च अधिकारियों से बात करनी थी। चाहे इन छोटे बच्चों का समूह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वे चू फैंग के लिए ज्यादा मददगार नहीं थे। इसके अलावा चू फैंग को लगा कि उसे पहले यू और अन्य लोगों को ढूंढना होगा। प्राचीन मानव जाति में इन मानव आत्मा जाति के लोगों की कट्टर आस्था को देखकर चू फैंग को लगा कि अगर वो यू को अपने साथ खींच सके तो शायद कोई अप्रत्याशित परिणाम होगा। सब कुछ ठीक करने के बाद चू फैंग ने बस इतना कहा, मिस म्यू, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए। मुझे अपनी साधना जारी रखने की जरूरत है और आप लोगों को अपना परीक्षण जारी रखने की जरूरत है। क्यों ना हम पहले यहीं से विदा लें? चू फैंग की बातें सुनकर म्यू किंगलान स्पष्ट रूप से दंग रह गई। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू फैंग इतनी जल्दी में होगा। उसने अपने परिवार के लिए इस अद्वितीय प्रतिभा के लिए लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में पौराणिक आदिकालीन प्राचीन खंडहर खुल जाएगा। दिव्य महाद्वीप की अनगिनत जनजातियां इसके लिए उमड़ पड़ेंगी और इसका इंतजार करेंगी। आखिरकार आदिकालीन प्राचीन खंडहरों के प्रत्येक अन्वेषण के परिणाम दिव्य महाद्वीप की संपूर्ण स्थिति को प्रभावित करेंगे। इसके कारण अनगिनत जनजातियां बदल जाएंगी। स्थिति बदल गई, शक्ति बदल गई। उत्थान और पतन में केवल 1 सेकंड ही लग सकता है। यदि इस समय म्यू परिवार के पास एक और सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो तो निस्संदेह उनकी संभावना अधिक होगी। यदि चू फैंग के लिए अन्य राजा श्रेणी के परिवारों के बीच लड़ाई हुई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। शुरुआती जमीन इतनी विशाल थी, अगर वो अभी चला गया तो कौन जानता है कि भविष्य में उसका सामना फिर से उससे होगा या नहीं। इसलिए म्यू किंगलान हिचकिचा रही थी, मानो वो सोच रही थी कि कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन इस समय म्यू जियाओहू, जो कुछ ही दूरी पर चल रहा था, अचानक चिल्लाया। वो वास्तव में हवा में ऐसे उछला जैसे उस पर किसी बहुत बड़ी ताकत से प्रहार किया गया हो। उसका खून हवा में खूनी धुंध में बिखर गया। जियाओहू! इस अचानक परिवर्तन से म्यू किंगलान चिल्ला उठी। उसने अपना लंबा चाबुक चलाया। उसने जंगल में काले हाथ को पीछे धकेल दिया। अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और गंभीर रूप से घायल म्यू शियाओहू को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। म्यू कियान ने जल्दी से अपनी भंडारण अंगूठी से एक गोल औषधीय गोली निकाली और म्यू शियाओहू को खिला दी। फिर वो जल्दी से म्यू किंगलान और चू फैंग के पीछे चला गया। जियाओहू कैसी है? म्यू किंगलान ने जल्दी से पूछा। छठे एल्डर द्वारा दी गई ग्रैंड क्लाउड पिल खाने के बाद वो बच गया। हालांकि उसकी चोटें और भी गंभीर हो गई है। मुझे डर है कि उसे कुछ समय के लिए आराम करना होगा। म्यू कियान का स्पष्टीकरण सुनकर म्यू किंगलान को थोड़ी राहत महसूस हुई। उपस्थित लोग म्यू परिवार का भविष्य थे। अब जब छठी एल्डर यहां नहीं थी तो उसे सभी के जीवन के लिए जिम्मेदार होना पड़ा। उस समय चू फैंग ने जंगल की गहराई में देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। बाहर आओ, तुम्हारी छिपने की क्षमता खराब नहीं है। उसे अभी अभी लगा था कि कुछ गड़बड़ है, ये बेबुनियाद नहीं था। अगले ही क्षण सिर पर 2 सींग वाला एक काला युवक जंगल में से धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 5 युवा योद्धा थे जिनके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। भीड़ के पीछे ही एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो काले लबादे में लिपटा हुआ था। उसने अपने हाथ में सांप के सिर वाली छड़ी पकड़ी हुई थी और चुपचाप बिना कुछ बोले लोगों के पीछे चल रहा था। ये देखकर म्यू किंगलान अचानक उत्साहित हो गई। कैटो परिवार का कूड़ा! तुमने वास्तव में हम पर घात लगाने की हिम्मत की। क्या तुम पवित्र हॉल द्वारा निर्धारित परीक्षण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हो?
दूसरी तरफ स्केल कवच में नेता ने म्यू किंगलान को अनदेखा कर दिया। उसने केवल इधर उधर देखा जैसे कि उसने कुछ पुष्टि की हो और अचानक से उपहास किया। छठे बड़े साहब असल में आपके साथ नहीं है, लगता है हमारी किस्मत खराब नहीं है। ओह, वहां एक खजाने की दुकान भी है, क्या तुम खुश हो? उसके पीछे युवा प्रतिभाशाली लोग भी हंस रहे थे। मैंने सुना है कि म्यू परिवार के साथ आए छठे एल्डर को एक शीर्ष स्तरीय एस्ट्रल बीस्ट ने उस समय गंभीर रूप से घायल कर दिया था जब वो शुरुआती मैदान में दाखिल हुआ था। वह अब कहीं ठीक हो रहा है। क्या बकवास है। आस्क मुझे म्यू परिवार के इन प्रतिभाशाली लोगों पर दया आती है। हर दूसरे परिवार के साथ एक शीर्ष विशेषज्ञ होता है, लेकिन आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप शीर्ष स्तर के एस्ट्रल बीस्ट का सामना करते हैं तो क्या आप पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएंगे? बैंगनी रंग के शल्क वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कौन साबित कर सकता है कि यह कैटो परिवार ने ही किया था? मिस म्यू किंगलान, भविष्य में बिना सबूत के इस बारे में कुछ भी न कहना बेहतर होगा। कलिया, ज्यादा ढीठ मत बनो। म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें ठंडी थी जब वो चिल्लाई, ये पवित्र हॉल की 100 साल में एक बार होने वाली ट्रायल प्रतियोगिता है। टीमों के बीच लड़ाई सख्त वर्जित है। अगर तुम्हारी हरकतें उजागर हो गईं, तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जब बैंगनी रंग के व्यक्ति ने ये सुना तो वो केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। बेवकूफी भरी बात है, मुझे मत बताओ कि तुम सच में इस पर विश्वास करते हो। पवित्र हॉल ने ऐसा कब नहीं कहा। यहां तक कि मौजूदा पवित्र हॉल भी शुरुआती मैदान तक नहीं पहुंच सकता। यहां के नियमों में हमेशा प्राचीन शाही दरबार को ही मान्यता दी गई है। बैंगनी रंग के तराजू वाले आदमी को स्पष्ट रूप से म्यू किंगलान की बातों की परवाह नहीं थी। बेशक म्यू किंगलान जानती थी कि ये शब्द बेकार थे। दोनों जातियों के बीच अब नफरत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जब वे मिलेंगे तो निश्चित रूप से संघर्ष छिड़ जाएगा। कौन जिएगा या मरेगा, यह उनके अपने साधनों पर निर्भर करेगा। यदि उसे मानव आत्मा जाति को लाभ मिल जाता तो वह किसी भी कीमत पर दानव आत्मा जाति के भविष्य को भी नष्ट कर देती। लेकिन इस बार उसके म्यू परिवार की टीम का विशेषज्ञ दूर छिपकर स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, जबकि दूसरी पार्टी के पीछे एक महान देवता था। वे बिल्कुल भी उनके मुकाबले में नहीं थे। इसलिए वो केवल समय रोक सकती थी और भागने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकती थी। उसके बगल में चू फैंग, जो शो देख रहा था, उसे पता चल गया था कि वह कौन था। क्या ये तथाकथित दानव आत्मा दौड़ थी? वे वास्तव में उन अथाह राक्षसों की तरह लग रहे थे। हालांकि उसी समय चू फैंग को उनमें बहुत कमजोर मानव वंश का आभास हो गया। बस इतना था कि दानव वंश को पूर्ण लाभ था। इस बिंदु पर मानव आत्मा जाति और दानव आत्मा जाति बहुत समान थी। जैसे ही चू फैंग विचार कर रहा था, म्यू किंगलान की चिंतित आवाज अचानक उसके कानों में गूंज उठी। भाई चू, इस बार हमने तुम्हें फंसा दिया। बाद में अराजकता का फायदा उठाकर भाग जाना। दूसरा पक्ष भी 10 राजा श्रेणी के परिवारों का प्रत्यक्ष वंशज है, लेकिन वह दानव आत्मा जाति के कैटो परिवार से संबंधित है। वह मेरे म्यू परिवार का प्राणघातक दुश्मन है। वो निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। मूल रूप से पवित्र हॉल के नियमों के अनुसार प्रत्येक राजा श्रेणी का परिवार टीम के साथ एक शीर्ष स्तर के महान देवता को भेज सकता था। यह विभिन्न परिवारों की प्रतिभाओं की रक्षा के लिए भी था। लेकिन म्यू परिवार का छठा बुजुर्ग पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो अब ठीक हो रहा है और मदद करने नहीं आ सकता। दूसरी ओर दूसरे पक्ष का शीर्ष विशेषज्ञ सुरक्षित है। वो टीम के पीछे काले वस्त्र पहने आदमी है। हम दूसरे पक्ष के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम केवल भागने का कोई रास्ता सोच सकते हैं। बाद में मैं दूसरे पक्ष का ध्यान भटका दूंगा। भाई चू की भयानक गति के साथ बच निकलना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। म्यू किंगलान की बातें सुनकर चू फैंग ने केवल उदासीनता से अपना सिर उठाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में मुझे ऐसे ही भागने देना चाहती हो? तुम्हें मेरी ताकत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर तुम मुझे अपने साथ नीचे खींच लो तो शायद तुम भी बिना किसी नुकसान के बच सकती हो। दूसरी तरफ अगर मैं चला गया तो शायद तुम सब यहीं मर जाओगे। तुम और मैं एक दूसरे को सिर्फ 5 मिनट से जानते हैं। हम अभी भी करीब नहीं लगते। तुम मेरी वापसी को कवर करने के लिए खुद को बलिदान नहीं करोगे, है ना? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी मानव आत्मा जाति का करीबी रिश्तेदार हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या इसे आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना माना जाता है? चू फैंग की हल्की मुस्कान मु किंगलान के कानों में गूंज उठी। युवती के मन में कई विचार थे, लेकिन उसके तरीके बहुत सीधे थे। चू फैंग के लिए ये स्पष्ट रूप से नकली था। इस समय अपने लोगों की रक्षा के लिए सामान्य लोग अधिक से अधिक सहायकों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे उसे कैसे दूर धकेल सकते थे?
इस प्रकार चू फैंग ने अनुमान लगाया कि यह अधिक संभावना थी कि यह युवती डर रही थी कि उसे धमकी देना उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए उसने ऐसा सौम्य तरीका अपनाया और चाहती थी कि वो रुकने और मदद करने की पहल करे। बेशक ये मानव स्वभाव था, चू फैंग को नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है। अगर वो होता तो शायद और भी ज्यादा निर्दयी होता, उसे सभी को एक ही नाव में खींचना पड़ता। इस समय चू फैंग उन पर यह प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता था कि यह आदमी मूर्ख और भोला है। उसे अपने चेहरे की भी परवाह थी। ये देखकर कि म्यू किंगलान अवाक थी, चू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बात नहीं कर रही तो मैं सचमुच जा रहा हूं। म्यू किंगलान और चू फैंग की नजरें मिली और वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे लगा कि वह इस आदमी के सामने अपने विचार नहीं छिपा सकती। वो उस पर एक उपकार करना चाहती थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसका उल्टा असर होगा और वह स्वयं शर्मिंदा होगी। चू फैंग की उपहास भरी निगाहों को देखकर म्यू किंगलान को अच्छी तरह पता था कि उसे इधर उधर की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे उसका मजाक ही बनेगा। सीधे सादे रहना ही बेहतर था, भले ही उसे किसी का एहसान चुकाना हो, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये सब सोचने के बाद म्यू किंगलान ने गहरी सांस ली और कहा, भाई चू, मैं अभी जल्दबाजी में था, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे उम्मीद है कि भाई चू बाद में मदद कर सकते हैं। म्यू परिवार हमारे दिल में इस उपकार को याद रखेगा। हम भविष्य में निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाएंगे। चू फैंग मुस्कुराया, यही बात है, जब आप किसी से भीख मांग रहे हो तो आपका रवैया सही होना चाहिए। चू फैंग ने अपने शरीर से धूल झाड़कर भीड़ की ओर चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गया और म्यू किंगलान की ओर आंख मारने के लिए मुड़ा। वैसे मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, अगर तुम अभी कुछ नहीं भी कहते तो भी मैं कुछ न कुछ करता, क्योंकि मैं भी इन लोगों को देखकर बहुत दुखी हूँ जो राक्षसों की तरह दिखते हैं। हालांकि जब किसी ने मदद मांगी है तो उन्हें एक एहसान करना बेहतर लगता है। हाँ हाँ। म्यू किंगलान की आवाज रुक गई। तो यह आदमी अभी उसे पूरी तरह से चिढ़ा रहा था। वो उस पर एक एहसान करना चाहती थी, लेकिन अंत में वो उस पर एहसान करने को बाध्य हो गई। वो अवाक थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। अगले ही पल ये देखकर कि चू फैंग अकेले ही दानव आत्मा जाति के लोगों की ओर चलने की योजना बना रहा था, म्यू किंगलान इतनी डर गई कि उसके रोंगटे खड़े होने वाले थे। उसने जल्दी से एक आवाज संदेश भेजा, भाई चू, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी पार्टी बहुत शक्तिशाली है। एक बार जब तुम उनसे घिर जाओगे तो चाहे तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, तुम बच नहीं पाओगे। क्या हमें पहले अपनी रणनीति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? चू फैंग रुक गया और सहमति में सिर हिलाया। ये बात तो सही है, हमें कुछ रणनीति की जरूरत है। ये कैसा रहेगा? तुम और तुम्हारे साथी बाकी लोगों को रोक दो, काले कपड़े वाले आदमी को मेरे पास छोड़ दो। ये देखकर कि चू फैंग इस सबसे कठिन दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार था, म्यू किंगलान ने राहत की सांस ली। एक महान ईश्वर बहुत शक्तिशाली था, भले ही उनकी टीम अपने चरम पर हो, फिर भी उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। इस समय म्यू किंगलान ईमानदारी से आभारी थी कि चू फैंग अकेले उसका विरोध करने को तैयार था। लेकिन फिर वो चिंता से बच नहीं सकी। क्या क्या आप ये कर सकते हैं? तभी उसे एहसास हुआ कि वो उस पर भरोसा नहीं करती और उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। मेरा मतलब ये था कि आपको बाद में दूसरे पक्ष को रोकने के लिए अपनी गति का उपयोग करना होगा। जब हम दूसरों को खत्म कर देंगे तो हम तुरंत जाकर आपकी मदद करेंगे। चू फैंग ने भौं उठाए, हे प्रभु, आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। उसकी कृपाण के नीचे पहले से ही शीर्ष स्तर के महान देवताओं की आत्माएं थीं। और सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि यह युवती अपने आप में अधिक आश्वस्त है। बेशक चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी, इसके बजाय उसने जानबूझकर दिलचस्पी के साथ जारी रखा, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम बाकियों को मारकर मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, ठीक है? म्यू किंगलान ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो भाई चू बस चले जाएंगे। एक और मृत व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। तुम किस बात को लेकर चिंतित हो? इस बिंदु पर म्यू किंगलान ने अचानक चू फैंग को घूर कर देखा। मैं पूर्वज यू के प्रेत को बुला सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा असामान्य है? मेरे सामने वाले लोग प्रतिभा के मामले में मुझसे कहीं कमतर है। उन्हें दानव भगवान से उपहार नहीं मिला। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाई। ये फिर मैं ही क्यों हूं? भूल जाए, वो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठा सकता था। चू फैंग आगे चला गया। उसने सीधे अपने सामने खड़े राक्षसों की ओर देखा। अगर मौका मिला तो वो उन सभी को मार डालेगा। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई।
बैंगनी रंग के तराजू वाले आदमी ने दिलचस्पी से उसे देखा। अस्क अस्क, एक और अपरिचित मानव आत्मा जाति सदस्य, क्या आप म्यू किंगलान के प्रेमी हो सकते हैं? क्यों, क्या तुम मौत से डरते हो, इसलिए तुम बाहर भागे और मुझसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगने की योजना बनाए? चू फैंग ने अपने होंठ मोड़े। तुम बिल्कुल अपने पूर्वजों जैसे हो, दानव जाति के उन कूड़ेदानों जैसे। तुम बहुत बकवास करते हो। बैंगनी रंग के शल्क वाले आदमी ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चू फैंग को बैंगनी रंग के शल्क वाले आदमी से कोई मतलब नहीं था। चू फैंग ने पलटकर म्यू किंगलान और बाकी लोगों की तरफ देखा। क्या आप तैयार हैं? म्यू किंगलान ने सिर हिलाया। चू फैंग अचानक दहाड़ा, तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? करो, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। चू फैंग द्वारा चिल्लाए जाने के बाद न केवल म्यू किंगलान और अन्य लोग चौंक गए, बल्कि बैंगनी शल्क वाला आदमी और अन्य भी चौंक गए। अरे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बैंगनी रंग का वह आदमी गुस्से में था। उसने एक गहरे बैंगनी रंग का त्रिशूल निकाला और सबसे पहले चू फैंग को मारने की योजना बनाई। लेकिन अगले ही पल बैंगनी रंग के शल्क वाले आदमी की नजरों में चू फैंग का आकार तुरंत गायब हो गया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी का एक और दिव्य शरीर उसकी हथेली में प्रकट हुआ था। दूसरा एक। चू फैंग ने सीधे उसे खा लिया। उसकी आभा तुरंत बढ़ने लगी। फिर, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके हाथ में मौजूद दानव संहारक ने अचानक बैंगनी रंग के शल्क वाले आदमी के सिर पर वार कर दिया। आकाश के धधकते पंखों की भयानक गति, दानव संहारक का अत्यधिक वजन और स्वर्ग और पृथ्वी के दो दिव्य निकायों के साथ विलय के बाद चू फैंग की शक्तिशाली नींव। जब ये सब मिला दिया गया, तो एक शीर्ष स्तरीय महान देवता भी इस स्लैश का सामना करते समय शायद खतरे में पड़ जाएगा। दानव आत्मा जाति के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, भले ही वो एक शीर्ष स्तरीय महान देवता हो, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए अगले ही पल एक हल्की सी दरार जैसी आवाज आई। बैंगनी रंग के शल्क वाले आदमी का सिर उड़ गया। उसी समय चू फैंग की उपहासपूर्ण आवाज फिर से म्यू किंगलान के कानों में गूंजी। मुझे खेद है, योजना बदल रही है। मैं आपका दबाव कम करने के लिए पहले इस आदमी को मार डालूंगा। जल्दी से जल्दी आकर मेरी मदद करना याद रखना। इसके साथ ही अगले ही पल चू फैंग ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसने लगा। हा हा हा, बूढ़े, छिपना बंद करो। आओ और लड़ो। मुझे तुम शैतानी बदमाशों से नफरत है। तुम हर दिन काले कपड़े क्यों पहनते हो? तुम किसके लिए दिखावा कर रहे हो? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर उल्कापिंड की तरह हमला किया। ये सब कुछ एक झटके में घटित हो गया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जब उसे यह एहसास हुआ कि जो व्यक्ति आया है वो एक शीर्षस्थ विशेषज्ञ है जो उससे किसी भी प्रकार कमतर नहीं है, तो उसके परिवार का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले ही मारा जा चुका था। कमीने, लानत है। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी गुस्से में था। उसने गुस्से में हमला किया, स्पष्टीकरण चाहा। दूसरी तरफ म्यू किंगलान भी अचंभित थी, दानव आत्मा जाति के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर, जो कुछ ही दूरी पर लाश में बदल चुका था। उसके दिल में जो आघात हुआ वो अवर्णनीय था। ये तो पता ही था कि यह आदमी कई बार उसके खिलाफ जा चुका है, और तो और अब तक जिंदा रहने के लिए उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा थी ही। भले ही वह उससे कमतर था, लेकिन वो कोई साधारण इंसान तो नहीं था। लेकिन अब वो वास्तव में चू फैंग द्वारा ऐसे ही मार दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि यह चींटी पर पैर रखने से ज्यादा कठिन नहीं है। इतनी ताकत के बावजूद उसे अभी भी उसके समर्थन की जरूरत थी। कौन किसका समर्थन कर रहा था? पलक झपकते ही चू फैंग ने जो शक्ति प्रकट की थी वो कम से कम एक महान देवता की शक्ति थी, और यह अत्यंत शक्तिशाली किस्म का था। क्या उसने पहले भी अपनी ताकत छुपाई थी? म्यू किंगलान को बहुत धक्का लगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ ही वर्षों में एक महान ईश्वर के शिखर तक पहुंच गया था। यह संभवतः कुछ ऐसा था जिसकी तुलना कोई सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं कर सकता था। म्यू किंगलान के अलावा अन्य लोगों ने चू फैंग को देखा, जो दानव आत्मा जाति के काले वस्त्र पहने बुजुर्ग के साथ भयंकर रूप से लड़ रहा था। वे मदद नहीं कर सके और घबरा गए। म्यू किंगलान की आस्तीन खींचने से खुद को रोक नहीं सकी। बहन, तुम लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छी हो। अगर हमने इस आदमी से पहले ही अंत तक लड़ाई कर ली होती, तो शायद अब हम लेटे होते। म्यू किंगलान अपनी बहन की ओर देखे बिना न रह सकी। ठीक है, बकवास बंद करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कैलियर पहले ही मर चुका है। बचे हुए कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा साधारण महान देवता है। जल्दी करो और युद्ध खत्म करो। तो फिर जाओ और चू फैंग का समर्थन करो, वो हमें नीचा नहीं दिखा सकता।
इसके ठीक बाद म्यू किंगलान भड़क उठी। दुर्लभ श्रेणी का चाबुक जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था, जोरदार तरीके से नाच रहा था, ध्वनि विस्फोट कर रहा था। उसने अकेले ही अपने सामने स्थित 3 साधारण महान देवताओं को रोक रखा था। शेष बचे कुछ लोग कुछ शीर्ष मध्यवर्ती देवता थे। म्यू कियान, म्यू हो और अन्य की ताकत के साथ वे आसानी से उनसे निपटने के लिए पर्याप्त थे। पीछे मुड़कर देखने पर म्यू किंगलान को अचानक एहसास हुआ कि उसका संकट आसानी से हल हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें दूसरी जाति के सभी प्रतिभाशाली लोगों को पकड़ने की भी आशा थी। म्यू किंगलान अच्छी तरह जानती थी कि यह सब चू फैंग की अचानक आए भयानक ताकत के कारण था। अंधकार में और विचित्र दानव कातिल बाह्य अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड की तरह था, जो लगातार दानव आत्मा बुजुर्ग पर हमला कर रहा था। अपने भयानक वजन के कारण इसने दानव आत्मा जाति के बुजुर्ग को भी सांस लेने में असमर्थ कर दिया। आकाश के धधकते पंखों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक गति के साथ वर्तमान चू फैंग वास्तव में दूसरे पक्ष को पूरी तरह से दबा रहा था। धमाका, एक और चौंकाने वाला विस्फोट हुआ, यहां तक कि चू फैंग को भी शक्तिशाली प्रभाव से पीछे हटना पड़ा। उसने खुद को स्थिर करने के लिए आसमान के धधकते पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाया। बेशक चू फैंग पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में था, उसके सामने दानव आत्मा जाति का बुजुर्ग निश्चित रूप से ज्यादा मजबूत नहीं होगा। वास्तव में वो और भी बदतर स्थिति में था। उसका एक हाथ दानव संहारक द्वारा काट दिया गया था, खून बह रहा था और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। धत तेरी की, आप कहां से आए हैं? हमें ये क्यों नहीं पता था कि मानव आत्मा जाति में इतना भयानक सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था? दानव आत्मा जाति का बुजुर्ग क्रोधित था। उसकी जाति का खुफिया संगठन क्या कर रहा था? उन्होंने सम्राट स्तर की प्रतिभा के जन्म पर भी ध्यान नहीं दिया। चू फैंग को दानव आत्मा जाति के बुजुर्ग के उग्र सवालों से परेशान नहीं होना पड़ा। चू फैंग को समझ में आ गया था कि किसी की जान तब ली जानी चाहिए जब वह नीचे गिरा हुआ हो। इसके अलावा वो इसका अभ्यास करने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए जैसे ही ये दानव आत्मा जाति का बुजुर्ग अभी भी शाप दे रहा था, चू फैंग ने चुपचाप देवदूत रक्तसार की 3 बूंदें निकाली और उन्हें आकाश के धधकते पंखों में इंजेक्ट कर दिया। एक पल में चू फैंग का आकार बिजली की गड़गड़ाहट की तरह हवा में चमक उठा। दानव आत्मा जाति के बुजुर्ग की चौंकती निगाहों के सामने चू फैंग उसके करीब आ गया। वह अचानक नीचे गिरा। उसी समय दानव संहारक पर धीरे धीरे एक धुंधली प्राचीन आभा प्रकट हुई। सुरक्षित रहने के लिए चू फैंग ने वास्तव में डेमन स्लेयर में सम्राट स्तरीय कृपाण इरादे का फिर से उपयोग किया। धमाका, ये तो मानो आकाश से बिजली गिरने जैसा था। एक विस्मयकारी कृपाण का इरादा आकाश को चीरता हुआ चला गया। सिजल, एक हल्की सी आवाज के बाद सभी लोग दंग रह गए। चाहे वो म्यू किंगलान और अन्य थे जो जमकर लड़ रहे थे, या उनके सामने दानव आत्मा जाति के बच्चे थे, वे सभी एक अचंभे में थे और उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वो अवचेतन रूप से बुदबुदाई, मृत मृत। दानव आत्मा जाति का एक शीर्ष बुजुर्ग ऐसे ही मर गया? इतनी तेजी! वो अभी भी कुछ साधारण महान देवताओं से निपटते हुए गतिरोध में थी, लेकिन उस आदमी ने पहले ही दूसरे पक्ष के शीर्ष महान देवता को मार डाला था। न पराजित करो, न भागो, बल्कि मार डालो। कठिनाई तो बहुत अलग थी। म्यू किंगलान जानती थी कि उसे एक बेहतरीन प्रतिभा माना जा सकता है। हालांकि चू फैंग की तुलना में वो चमकीले चांद की तुलना में जुगनू की तरह थी, कोई तुलना ही नहीं थी। ये बहुत भयानक था। जिस तरह म्यू किंगलान को गहरा सदमा लगा, वहीं दूसरी तरफ जब दानव आत्मा जाति के युवा प्रतिभाशाली लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे अविश्वास में थे। उनके दिलों में लड़ने की भावना बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस समय उनके दिल में बस एक ही शब्द बचा था, भागो, पूरी ताकत से भागो। जबकि म्यू किंगलान और अन्य लोग अचंभित थे, वे भागने में सक्षम हो सकते थे। वे पलटकर भाग गए। आवारा कुत्तों की तरह वे चाहते थे कि काश उनके माता पिता उन्हें 2 और पैर दे देते और वे पागलों की तरह भाग गए। लेकिन अगले ही पल तभी उसके पीछे आकाश के चमकते पंख कुछ बार हल्के से फड़फड़ाए। अनगिनत पवित्र सफेद पंख आकाश से गिरे। ब्लेड की तरह उन्होंने निर्दयतापूर्वक दानव आत्मा जाति के जीवन को नष्ट कर दिया। एक क्षण बाद सभी लोग चुप हो गए। चू फैंग ने म्यू किंगलान पर गुस्से से नजर डाली। वे लगभग भाग गए थे। तभी म्यू किंगलान को होश आया। वो शर्मिंदा और दोषी लग रही थी। मुझे खेद है, चू फैंग ने अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, मेरा आप पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है। अब जब इन बेवकूफ लोगों से निपटा जा चुका है तो मुझे जाना होगा।
आप लोगों को आराम करना चाहिए। जब उसने ये शब्द कहना समाप्त किया तो चू फैंग ने पीछे मुड़कर जाने की योजना बनाई। हालांकि इस समय चू फैंग कितना भयानक था, ये देखने के बाद म्यू किंगलान और भी अधिक निश्चित थी कि वो चू फैंग को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। जब वे भविष्य में आदिकालीन खंडहरों का पता लगाने के लिए इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में लौटेंगे तो चू फैंग जैसी अद्वितीय प्रतिभा कुछ दिव्य भगवान विशेषज्ञों की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकती है। प्रारंभिक स्थल की विशालता को देखते हुए कौन जानता था कि वे पुनः मिलेंगे। उसने एक कदम आगे बढ़कर चू फैंग को रोक दिया, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो हकलाने लगी और बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोली। जहां तक चू फैंग का प्रश्न है, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समझ गया है, इसलिए उसे अभी भी उससे एक अनुग्रह मांगना था। हालांकि वो वास्तव में वापस जाकर बॉस को मारने की जल्दी में था। वो उनके साथ कैसे जा सकता था? अचानक चू फैंग को अपने ऊपर आदिकालीन अराजकता मां बच्चे के उपकरण की याद आ गई। इस बात से क्या यह पर्याप्त नहीं होगा कि सभी लोग प्रारंभिक मैदान में एक दूसरे से संपर्क करें? उन्होंने मूल रूप से इसे दानव शिकार टीम को देने की योजना बनाई थी, लेकिन म्यू परिवार को एक बाल वाद्य देना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी जब तक मातृ यंत्र उसके पक्ष में था तब तक बच्चा पैदा हो सकता था। अब कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही वो इस पर विचार कर रहा था, चू फैंग ने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली में एक बाल यंत्र प्रकट हुआ। उन्होंने बस इतना कहा, ये प्राइमोर्डियल कैओस मदर चाइल्ड इंस्ट्रूमेंट का बच्चा है। यदि आप भविष्य में भी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग मुझे संदेश भेजने के लिए कर सकते हैं। म्यू किंगलान ने बच्चे के शरीर को अपने हाथ में पकड़ लिया। चू फैंग ने अचानक आगे कहा, वैसे मुझे आपको पहले ही बताना होगा कि आदिम अराजकता मां बच्चे उपकरण की मां में सभी बच्चों के स्थान का पता लगाने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, भविष्य में मैं हर समय आपकी लोकेशन को महसूस कर सकता हूं। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मना कर सकते हैं और बच्चे को मुझे वापस कर सकते हैं। ये सुनकर म्यू किंगलान मुस्कुराए। उसने बच्चे का यंत्र अपनी जेब में रख लिया। भाई चू, आप हमें कम आंकते हैं। हालांकि हम एक ही जाति के नहीं हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही है। मुझे विश्वास है कि भाई चू हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो आप तुरंत चले जा सकते थे। इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। चू फैंग मुस्कुराया। भरोसा पाना अच्छा लगता था, खासकर एक सुंदरी द्वारा। ठीक है, बकवास बंद करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे ढूंढो। साथ ही मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि क्या किसी दानव शिकार दल के बारे में कोई खबर है। म्यू किंगलान ने सिर हिलाया और यह बात याद आ गई। क्या वे तुम्हारे जैसे इंसान हैं? चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया, बेशक। इसके अलावा उनमें एक खास आदमी भी है। अगर तुम उसे देखोगे तो मुझे डर है कि तुम पागल हो जाओगे। म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। वो समझ नहीं पाई कि चू फैंग का क्या मतलब था। चू फैंग को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। जब आप यू को जीवित देखेंगे तो आपकी मानव आत्मा जाति शायद पागल हो जाएगी। अचानक चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं और उसे फिर से याद दिलाया। वैसे ऐसा मत सोचो कि तुम जितने भी इंसानों से मिलोगे वे सभी अच्छे होंगे। मानव इंपीरियल पैलेस नामक एक और शक्ति है जो इस बार शुरुआती मैदान में प्रवेश कर चुकी है। वे मानव जाति के गद्दार हैं। उन्होंने एक बार प्राचीन मानव जाति को धोखा दिया था और प्राचीन मानव जाति को भारी नुकसान पहुंचाया था। अगर आप उन लोगों से मिलते हैं तो सावधान रहें। म्यू किंगलान ने गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि स्टार्टिंग ग्राउंड का पानी गंदा हो रहा है। ये देखकर कि म्यू किंगलान ने इसे नोट कर लिया है, चू फैंग कुछ और कहने की जहमत नहीं उठा सका। धीरे धीरे वो समझ जाएगी। चलो ठीक है, जाओ। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग जाने वाला था। अचानक म्यू कियान, जो पूरे समय चुप थी, ने साहस जुटाया और कहा, वो बड़ा भाई चू फैंग। अब क्या? वैसे भी मैं तुम लोगों से छोटा हूं। चू फैंग ने अपने होठों को दबाया और कहा। म्यू कियान ने जल्दी से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि शुरुआती मैदान में आपका मूल्यांकन लक्ष्य क्या है? जब उसने ये शब्द कहना समाप्त किया, मानो उसे डर था कि चू फैंग गलत समझ लेगा, उसने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जल्दी से उनका लक्ष्य मूल्य बता दिया। मेरे पास 80,000 एस्ट्रल बीस्ट सोल है। सिस्टर लैन के पास 1 मिलियन है, जो लगभग सम्राट स्तर की प्रतिभा के निचले स्तर तक पहुंच रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी मानव आत्मा जाति के सबसे अजेय सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति जुन फैंग का एक बार 5 मिलियन का भयानक मूल्यांकन लक्ष्य था।
म्यू कियान की आंखें चमक उठी और वो चू फैंग को घूरने लगी। तो क्या आप हमें अपना मूल्यांकन लक्ष्य बता सकते हैं? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। यह शायद सम्राट स्तर की प्रतिभा के सबसे करीब है जो मैं कभी महसूस कर पाया हूँ। चू फैंग ने भौं उठाए। सबसे शक्तिशाली सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास केवल 5 मिलियन थे? तो फिर आपने मुझे 10 मिलियन क्यों दिए? मूल्यांकन लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया गया? क्या वे बाहरी लोगों के प्रति पक्षपाती थे? चू फैंग वास्तव में क्रोधित था। इस समय म्यू कियान ने उससे फिर आग्रह किया। चू फैंग ने अनिच्छा से कहा, मेरा 10 मिलियन है। ठीक है, मैं अब और देर नहीं कर सकता, अलविदा। इस बार चू फैंग ने भीड़ को बोलने का मौका ही नहीं दिया, वह उड़ गया। हर कोई अचंभित रह गया। एक लंबा सन्नाटा था। एक अज्ञात समयावधि के बाद म्यू कियान अपनी चीख से खुद को रोक नहीं सका, जिससे बेहोश म्यू शियाओहू डर गया। लेकिन इस समय गंभीर रूप से घायल म्यू शियाओहू की किसी को परवाह नहीं थी। म्यू किंगलान और म्यू कियान ने एक दूसरे पर नजरें डाली। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। म्यू किंगलान गहरी सांस लेने और धीरे से कहने से खुद को रोक नहीं पाए, जुन फैंग एक सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए उसका मूल्यांकन लक्ष्य 5 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट सोल है। जहां तक चू फैंग का सवाल है, उसका लक्ष्य 10 मिलियन है। शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लक्ष्य की ऊपरी सीमा सिर्फ 10 मिलियन है। इतना कहकर सभी लोग चुप हो गए। केवल म्यू जियाओहू दंग रह गया और अनुचित तरीके से पूछा, क्या तुम लोग बात कर रहे हो? और डेमन स्पिरिट रेस के वे कमीने कहाँ हैं? अभी अभी ये कैलिया ही था जिसने चुपके से हमला किया और लगभग मुझे मार ही डाला। बहन लैन, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। हर कोई अवाक था और अपनी आंखें घुमा रहा था, लेकिन किसी को भी म्यू शियाओहू की परवाह नहीं थी। बदला? वो बदला कैसे ले सकता था? एक मृत व्यक्ति पर? ठीक है, पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढो, हम बाद में और जानकारी लेंगे। म्यू किंगलान ने निर्देश दिया। कुछ ही समय बाद म्यू परिवार की आकृतियां धीरे धीरे जंगल में गायब हो गईं। चू फैंग की तरफ से इस समय वो पहले से ही घाटी में छिपे हुए स्पॉन पॉइंट पर लौट आया था। घाटी के नीचे से आती परिचित गर्जना सुनकर चू फैंग को घर जैसा महसूस हुआ। ये तुम हो, छोटे शेर। इस बार उसने वास्तव में उन सभी एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उपयोग कर लिया था जो उसने पहले से जमा की थी। यहां तक कि उसने अपने खजाने भी बेच दिए। वर्तमान चू फैंग को गरीब कहा जा सकता है। कई बार पैसे की कमी की शर्मिंदगी का अनुभव करने के बाद चू फैंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर इस बार वो पर्याप्त नहीं कमा पाया तो वह बाहर नहीं जाएगा। वो कम से कम कुछ मिलियन एस्ट्रल बीस्ट सोल्स अर्जित करेगा, है ना? इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के बाद चू फैंग ने खेती की अपनी उबाऊ यात्रा फिर से शुरू कर दी। गोल्डन हंटर धनुष और डेमोनिक टच वैनम बड़े करीने से उसके सामने रखे गए थे। उसने अपने शिकार पर निशाना साधा, अपना धनुष खींचा और गोली चला दी। चीखने के साथ ही उसने एस्ट्रल बीस्ट सोल्स प्राप्त कर ली। गोल गोल, उबाऊ और दोहरावदार। हालांकि हर बार जब वह देखता कि उसके खाते की शेष राशि लगातार बढ़ रही है, तो चू फैंग बेहद खुश महसूस करता। दर्द और खुशी का तथाकथित मिश्रण शायद इसी स्थिति को संदर्भित करता है। चू फैंग ने ऊबकर सोचा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। 7 दिन। इस बार चू फैंग ने वास्तव में आज्ञाकारी रूप से 7 दिनों के राक्षसों की खेती की। उसके खाते में एस्ट्रल बीस्ट सोल का बैलेंस पहले ही 3 मिलियन तक पहुंच चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही वे सभी 3 आंखों वाले जंगली शेर थे, फिर भी उनकी ताकत अलग थी, जिसके कारण उनके द्वारा गिराई गई सूक्ष्म पशु आत्माएं भी अलग थीं। मूल रूप से चू फैंग ने मूल्यांकन लक्ष्य को एक बार में पूरा करने की योजना बनाई थी। लेकिन 7वें दिन देर रात को चू फैंग ने अचानक अपने हाथ में लिया हुआ सुनहरा शिकारी धनुष नीचे रख दिया और ऊपर देखा। घनी शाखाओं के बीच आकाश में चमकती चांदनी को धुंधला धुंधला देखा जा सकता था। सब कुछ हमेशा की तरह शांत लग रहा था। हालांकि चू फैंग को अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस समय पूरी घाटी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सेना उसके सिर के ऊपर से दौड़ रही हो। ऐसा लग रहा था कि भयावह प्रतिध्वनि पूरी पर्वत श्रृंखला को ध्वस्त कर देगी। चू फैंग ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। बाहर क्या हो रहा है? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपने पास खड़े योगिनी की ओर देखा। बाहर जाओ और देखो क्या हुआ। छोटे अल्फ ने उत्साह से सिर हिलाया। इन दिनों वो बहुत ऊब चुकी थी। चू फैंग बाहर नहीं जाता था, इसलिए वो सिर्फ उसके साथ रह सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो बस इधर उधर घूमती रहती थी।
वो पहले से ही इससे थक चुकी थी। अब जब उसे चू फैंग का आदेश मिल गया था तो वो तुरंत बाहर निकल गई। उसकी पीठ पर लगे पारदर्शी पंख फड़फड़ाए और वो तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गई। उसी समय दृश्य साझाकरण सक्रिय हो गया। जल्द ही चू फैंग ने बाहर हंगामा देखा। असंख्य आकाशीय जानवर सभी दिशाओं से उमड़ पड़े। वहां जानवर आकाश में उड़ रहे थे, जमीन के नीचे दौड़ रहे थे और नदी में तैर रहे थे। और बहुत कम ही ऐसा होता था कि पशु सैनिक और पशु सेनापति एक साथ मिल जाते थे और एक साथ आगे बढ़ते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। चू फैंग संदेह से भर गया। जैसे ही वो छोटे अल्फ से पूछने वाला था, उसने अचानक छोटे अल्फ की चौंकने वाली आवाज अपने कानों में गूंजती सुनी। वाह मास्टर, ये तो वास्तव में एक राक्षसी ज्वार है। ये शब्द सुनकर चू फैंग का दिल धड़क उठा और वो उदास हो गया। जानवरों की बाढ़, सच में यह अच्छी खबर नहीं थी। इससे पहले चू फैंग ने छोटे अल्फ से जानवर ज्वार के आतंक के बारे में सुना था। ये सभी उम्मीदवारों के लिए एक आपदा होगी। सूक्ष्म जानवर सभी दिशाओं से आए और निडर होकर हमला किया। कौन रोक सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवरों के ज्वार के दौरान सभी उम्मीदवारों के स्थान इन एस्ट्रल बीस्ट्स की नजर में पारदर्शी थे। उनसे छिपने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप इस भयंकर तूफान से बच नहीं पाएंगे। आखिरकार जानवरों की दुनिया में हमेशा कुछ उच्च कोटि के एस्ट्रल जानवर मौजूद रहते हैं। उच्च स्तरीय और शीर्ष स्तरीय एस्ट्रल बीस्ट्स जो कभी कभार ही दिखाई देते थे, समूहों में दिखाई देते थे। वास्तव में यदि प्रथम श्रेणी के जानवरों की बाढ़ पूरे प्रारंभिक मैदान में आ जाए तो भी मुख्य क्षेत्र में भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर बाहर आ जाएंगे और अपने सामने आने वाले सभी उम्मीदवारों को मार डालेंगे। ये बहुत भयानक था। जब चू फैंग ने यह सुना तो उसके मन में भय व्याप्त हो गया। ऐसी भयावह जंगली लहर में अपनी जान कैसे बचाएं, ये सभी उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये सोचते हुए चू फैंग ने जल्दी से छोटे अल्फ को देखा ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह किस श्रेणी का जानवर ज्वार था। यदि यह प्रथम श्रेणी का जानवर था तो बचने की संभावना बहुत कम थी। छोटे दोस्त, क्या तुम बता सकते हो कि यह किस दर्जे का ज्वार है? छोटे से योगिनी ने अपना आकार देखा और सिर हिलाया। अभी एस्ट्रल बीस्ट्स की संरचना से उनमें से ज्यादातर सिर्फ सबसे निचले दर्जे के बीस्ट सैनिक है। उनमें से सिर्फ कुछ ही बीस्ट जनरल स्तर के हैं। मैंने कोई लॉर्ड लेवल बीस्ट नहीं देखा। ये लेवल 3 बीस्ट टाइड होना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं और अंततः वे फट गए हैं। ये शब्द सुनकर चू फैंग ने अपनी आंखें घुमाई। सुनने से तो ऐसा लगता है कि आप किसी भीषण ज्वार की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि छोटे अल्फ की व्याख्या सुनने के बाद चू फैंग को राहत महसूस हुई। ये सिर्फ तीसरे दर्जे का जानवर ज्वार है। यह विशेष रूप से खतरनाक नहीं लगता, है ना? हालांकि छोटी परी लगातार बड़बड़ाती रही, मानो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके मालिक पर कोई दबाव नहीं है। मास्टर, इस तीसरे दर्जे के जानवर ज्वार को कम मत समझो। वास्तव में प्रारंभिक भूमि में चाहे वो किसी भी स्तर का जानवर ज्वार हो, यह निश्चित रूप से एक भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर द्वारा शुरू किया जाएगा। आखिरकार केवल एक भगवान स्तर का सूक्ष्म जानवर ही निम्न श्रेणी के सूक्ष्म जानवरों के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, इस जानवर ज्वार में निश्चित रूप से एक भगवान स्तर का सूक्ष्म जानवर होगा। ये शब्द सुनकर चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या भगवान स्तर का सूक्ष्म जानवर? क्या ये दिव्य भगवान मार्शल कलाकार के बराबर नहीं है? योगिनी ने सिर हिलाया। हाँ, आमतौर पर लेवल 3 जानवरों की भीड़ में एक से ज्यादा लॉर्ड लेवल एस्ट्रल जानवर होंगे। ये जानवरों के ज्वार के पैमाने और कवरेज पर निर्भर करता है। मैंने अभी गिनती की है। जिस छोटी सी अवधि में हम यहाँ बातचीत कर रहे थे, उस दौरान सैकड़ों या हजारों एस्ट्रल जानवर इस छोटे से क्षेत्र में दौड़े हैं। इतने घनत्व के साथ इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि इस बार लेवल 3 जानवरों की ज्वार अधिक शक्तिशाली किस्म की है। चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत गिर गई। दूसरे शब्दों में, इस बार कई भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर होंगे? योगिनी ने अपना सिर हिलाया। आवश्यक रूप से नहीं। चू फैंग की आंखें आशा से चमक उठी। अगले ही क्षण छोटे से योगिनी ने उसके सिर पर ठंडे पानी का एक कटोरा उंडेल दिया। यह भी संभव है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली भगवान स्तर का सूक्ष्म जानवर हो। इस तरह के सूक्ष्म जानवर में अधिक शक्तिशाली कमांडिंग शक्ति होती है। उनमें से एक की तुलना कई सामान्य भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवरों से भी की जा सकती है। क्या होगा अगर इस बार आपके सामने ऐसी कोई बात आ गई, गुरुजी? चू फैंग इतना क्रोधित हुआ कि वो लगभग बेहोश हो गया। ठीक है, चुप रहो। एक अत्यंत शक्तिशाली भगवान स्तर का प्राणी
कई साधारण भगवान स्तर के प्राणियों से कहीं अधिक खतरनाक था। बस जानवर जनरलों को देखो, एक शीर्ष स्तरीय पशु जनरल कम से कम 10 उच्च स्तरीय पशु जनरलों के बराबर तो था ही। अगर यह सचमुच वैसा ही था जैसा उस छोटी सी परी ने कहा था, धिक्कार है, ऐसा नहीं हो सकता। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं की। उसने देखा कि जानवरों की लहरें तेज बाढ़ की तरह उमड़ रही थीं। चू फैंग को अचानक कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, छोटे साथी, क्या तुमने नहीं कहा था कि सभी सूक्ष्म जानवर आसानी से जानवर की लहर में उम्मीदवार के स्थान को महसूस कर सकते हैं? योगिनी ने सिर हिलाया, यह सही है। चू फैंग बेहद हैरान था। तो अब मैं यहां हूं, वे आकर मुझे क्यों नहीं मार देते? छोटे अल्फ ने सहजता से कहा, क्योंकि मास्टर गुप्त निर्देशांक पर है। छिपे हुए निर्देशांकों का मूल प्रभाव एक सुरक्षित स्टेशन का होता है। यह अधिकांश सूक्ष्म जानवरों की इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता है। यही कारण है कि मास्टर ने इन सूक्ष्म जानवरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। जब चू फैंग ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मैं यहां रहूंगा, मैं इस भयंकर ज्वार से पूरी तरह बच सकता हूं? जैसा कि बातचीत करने वाले से अपेक्षित था, छोटा योगिनी तुरंत बोल पड़ा। आप ऐसा नहीं कर सकते, गुरुजी। जब तक आप जानवरों की ज्वार के आखिरी क्षण में भगवान स्तर के एस्ट्रल जानवर का सामना करने की योजना नहीं बनाते हैं, मैं सुझाव नहीं देता कि आप ऐसा करें। चू फैंग ने खुद से कहा, आपका क्या मतलब है? छोटे अल्फ ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा, यद्यपि आप छिपे हुए निर्देशांकों पर पशु जनरलों की इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकते हैं, आप एक प्रभु स्तर के प्राणी से नहीं छिप सकते। एक बार जब भगवान स्तर के एस्ट्रल जानवर संगठित हो जाते हैं, तो वे अपने आसपास बिखरे हुए उम्मीदवारों को मारने को प्राथमिकता देंगे। फिर वे अन्य उम्मीदवारों को मारने के लिए एक बड़े समूह का नेतृत्व करेंगे। इसलिए यदि आप छिपे हुए निर्देशांक पर छिपना जारी रखते हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको भगवान स्तर के एस्ट्रल बीस्ट का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। चू फैंग अवाक था। हे भगवान, इससे उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं इसे कैसे चकमा दे सकता हूं? छोटे अल्फ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, केवल तभी जब आपके पास उच्च श्रेणी का सुरक्षा स्टेशन हो। जब जानवरों का ज्वार आता है, तो आपको केवल सुरक्षित स्टेशन को बुलाने और अंदर छिपने की जरूरत होती है। चाहे कितने भी एस्ट्रल जानवर हों, वे आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। चू फैंग की आंखों में फिर से आशा जगी। हालांकि हमेशा की तरह थोड़ी देर बाद ही छोटे अल्फ का ठंडा पानी आ गया। बस इतना है कि आपको सुरक्षित स्टेशन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिला है। वो चीज आमतौर पर खजाने की दुकान से प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत कीमती भी है। चू फैंग समझ गया और गुस्से से बोला, तो मैं वैसे भी नहीं छिप सकता, है ना? क्या मुझे मरना होगा? ये देखकर कि चू फैंग घबरा गया था और हताश हो गया था, छोटी अल्फ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से कहा, मास्टर, चीजें इतनी बुरी नहीं है। हर बार जब कोई बड़ी घटना घटती है तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार मर जाते हैं, लेकिन कई लोग सुरक्षित बच जाते हैं। जब तक आप 3 दिन तक टिके रह सकते हैं, जानवरों का ज्वार स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। या यदि उम्मीदवार काफी मजबूत है, तो वे भगवान स्तर के एस्ट्रल जानवर को मार सकते हैं और जानवरों के ज्वार को समाप्त कर सकते हैं। इतिहास में किसी ने ऐसा किया है। चू फैंग ने अपने होंठ मोड़े। 3 दिन तक जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं? अधिकांश उम्मीदवारों को कुछ आशा दिख रही थी। जहां तक दूसरी विधि का प्रश्न है, भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर को मारने के लिए सपने देखना बंद करो। एक दिव्य भगवान और एक महान भगवान के बीच का अंतर कोई भी बता सकता है। भले ही दर्जनों महान देवता एक साथ आ जाएं, लेकिन वे एक दिव्य भगवान को नहीं मार पाएंगे। प्रतिकार करना और मारना दो पूर्णतः भिन्न अवधारणाएं थीं। अचानक चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। अगर मो तियानकियोंग भी इस क्षेत्र में है, तो यह आसान होगा। उस व्यक्ति की भयानक शक्ति के सामने साधारण भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो प्रमुख एस्ट्रल बीस्ट को मार सकता था और जानवरों की बाढ़ को समाप्त कर सकता था। दुर्भाग्य से इतने लंबे समय के बाद चू फैंग ने मो तियानकियोंग के बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। चू फैंग ने अनुमान लगाया कि इस आदमी के गर्व को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह अभी भी मूल में था। आखिरकार ये जानवर सेनापति उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। अपना सिर हिलाते हुए चू फैंग आगे सोचने की जहमत नहीं उठा सका। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस भीषण ज्वार से बचने का कोई उपाय सोचा जाए। उसने चारों ओर देखा। ये घाटी हमेशा की तरह शांत थी। बाहर अनगिनत आकाशीय जानवर सरपट दौड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस स्थान पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया।
हालांकि चू फेंग अच्छी तरह से जानता था कि यह केवल अस्थायी था। यदि वो शीघ्र ही मुख्य बल से नहीं मिला, तो जब प्रभु स्तर का सूक्ष्म जानवर घुसपैठियों का सफाया करने के लिए बाहर आएगा, तब वो समाप्त हो जाएगा। चल दर। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोल्डन हंटर धनुष और राक्षसी स्पर्श विष को दूर रख दिया। आकाश के धधकते पंख धीरे से लहराए और चू फेंग आसमान में उड़ गया। जिस क्षण चू फेंग ने छिपे हुए निर्देशांक छोड़े, उसने तुरंत बड़ी संख्या में सूक्ष्म जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। उनके होश में वर्तमान चू फेंग सूर्य की तरह ही आकर्षक था। जमीन पर अनगिनत सूक्ष्म जानवर आकाश में दहाड़ रहे थे। ऊर्जा के खंभे आसमान में उड़ रहे थे, चू फेंग को उड़ा देना चाहते थे। आकाश में उड़ने वाले प्रकार के सूक्ष्म जानवर भी चू फेंग को घेरकर लगातार रो रहे थे। तुरंत ही ऐसा लगा कि चू फेंग को सेना ने घेर लिया है। यदि वो समय रहते इस घेरे से बचकर नहीं निकल पाया, तो उसे सूक्ष्म जंतुओं की इस अंतहीन सेना द्वारा कुचलकर मार दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में चू फेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत ही एंजल ब्लडलाइन एसेंस की 3 बूंदें आकाश के धधकते पंखों को खिला दी। ऐसी परिस्थितियों में वो केवल आकाश के धधकते पंखों की भयानक गति पर ही भरोसा कर सकता था। एंजल ब्लडलाइन एसेंस की 3 बूंदों के समर्थन से चू फेंग की गति तुरंत ध्वनि की गति से 80,000 गुना तक बढ़ गई। धमाका! एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। चू फेंग के पीछे एक चौंकाने वाला ध्वनि विस्फोट हुआ। एक प्रेत की तरह वो तुरंत सूक्ष्म जानवरों के घेरे से बच निकला। वह आकाश में उड़ गया और हवा को चीरता हुआ निकल गया। ये जानना जरूरी है कि उच्च स्तरीय पशु सेनापतियों की गति भी आमतौर पर ध्वनि की गति से 50,000 गुना ही होती है। शीर्ष पशु सेनापतियों की गति ध्वनि की गति से 60,000 से 70,000 गुना तक हो सकती है। हालांकि ध्वनि की गति से 80,000 गुना अधिक गति इन राक्षस जनरलों की अधिकतम गति से कहीं अधिक थी। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि चू फेंग पलक झपकते ही उनकी दृष्टि से ओझल हो गया था। लॉर्ड ग्रेड एस्ट्रल जानवरों के अलावा कोई भी चू फेंग की गति को नहीं पकड़ सकता था। सफलतापूर्वक भागने के बाद चू फेंग ने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे ही आदिकालीन अराजकता मां बच्चे के यंत्र का मुख्य भाग बाहर निकाल लिया। ये वास्तव में एक सुनहरा पत्थर था। जिस क्षण चू फेंग ने सुनहरे पत्थर को पकड़ा, उसके दिमाग में अचानक एक चमकदार चांदी की रोशनी प्रकट हुई। चू फेंग को अच्छी तरह से पता था कि यह वही जगह थी जहां म्यू किंगलान और अन्य लोग थे। मुझे पहले उनसे मिलना चाहिए, चू फेंग ने मन ही मन सोचा। सबसे पहले सबसे सरल सिद्धांत यह था कि जानवरों की बाढ़ जैसी भयावह घटना के सामने सहयोगियों की संख्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। दूसरे, चू फेंग ने अनुमान लगाया कि म्यू किंगलान और अन्य लोग मुख्य समूह के साथ हो सकते हैं। आखिरकार उनके पास छिपे हुए निर्देशांक नहीं थे। जैसे ही भीषण तूफान शुरू हुआ, इस क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को तुरंत इसका आभास हो जाना चाहिए था। चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, सभी के पास तभी इस भयंकर लहर का प्रतिरोध करने का मौका था जब वे एक साथ इकट्ठे होते। ये समझने के बाद चू फेंग ने अब और संकोच नहीं किया और म्यू किंगलान और अन्य लोगों की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय बाद, 5 मिनट बाद, चू फेंग को म्यू किंगलान और अन्य लोगों की आभा का स्पष्ट आभास होने लगा। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि सूक्ष्म जानवर हर जगह मौजूद थे। अनगिनत उम्मीदवार जो अकेले थे, वे समय रहते बच नहीं पाए। उन पर अनगिनत एस्ट्रल जानवरों ने हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से खा लिया। इसके अलावा चू फेंग ने यह भी पाया कि चाहे वे उम्मीदवार हो या सूक्ष्म जानवर, सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। यह म्यू किंगलान और अन्य लोगों की दिशा में था। इससे चू फेंग को अपने अनुमान पर और भी यकीन हो गया। मुख्य बल वहां अवश्य होना चाहिए। वो सोच ही रहा था कि घने जंगल से गुजरने के बाद अचानक आगे का रास्ता खुल गया। उसकी आंखों के सामने एक अंतहीन और विशाल गहरा गड्ढा दिखाई दिया। वो गड्ढा अरबों मील गहरा था, मानो कोई खाई हो। चू फेंग की दृष्टि से भी वो गड्ढे के तल पर अनगिनत गड्ढे और उभारों को केवल स्पष्ट रूप से ही देख पा रहा था। वहां अजीब चट्टानें और घने जंगल थे। आसमान में तैरते हुए चू फेंग ने अपने पैरों के नीचे बने विशाल गड्ढे को देखा। जितना ज्यादा वह देखता, उतना ही उसे लगता कि यह गहरा गड्ढा किसी बेजोड़ विशेषज्ञ द्वारा खोदा गया है। अस्पष्ट रूप से वो अभी भी विशाल गड्ढे के किनारे पर मुट्ठी की हल्की आभा महसूस कर सकता था। मुख्य बल के पास संभवतः कुछ और विचार थे जब उन्होंने इस स्थान को अपने अंतिम रक्षात्मक स्थान के रूप में चुना था, है ना? चू फेंग ने विचार किया।
विशाल गड्ढे के किनारे को देखते हुए, जहां सूक्ष्म जानवरों ने लंबे समय तक प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी, वह इस अनुमान के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। यहाँ एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई मुट्ठी की आभा थी जिसने इन सूक्ष्म जानवरों को बहुत हद तक नियंत्रित किया था। चू फैंग ने भौं उठाए। दिलचस्प है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो अद्वितीय विशेषज्ञों ने कभी इस शुरुआती मैदान में लड़ाई लड़ी हो? चू फैंग ने बुदबुदाया, फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। उसका शरीर डूबता रहा। रास्ते में उन्होंने कई उम्मीदवारों को एस्ट्रल बीस्ट से लड़ते हुए देखा। उनमें मानव आत्मा जाति, दानव आत्मा जाति और यहां तक कि तीसरी दुनिया के कई योद्धा भी शामिल थे। विभिन्न प्रतिस्पर्धी परिवारों के पास अस्थायी रूप से अपनी शिकायतों को दूर करने तथा एक साथ मिलकर राक्षसी ज्वार के खतरे का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक क्षण बाद चू फैंग के पैर फिर से जमीन पर आ गए। कुछ ही दूरी पर म्यू किंगलान, जो एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल से लड़ रहा था, को अचानक एक परिचित आभा का एहसास हुआ। जब वह पलटा तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। चू फैंग, म्यू किंगलान के अलावा म्यू कियान, म्यू शियाओहू, म्यू हो, म्यू युआन और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे पांचों एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए और अपने सामने खड़े तीन उच्च स्तरीय पशु जनरलों का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। उनकी जैसी टीम के लिए एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल को मारना आसान था, लेकिन दो पर हमला करना थोड़ा खतरनाक था। तीन उच्च स्तरीय जानवर जनरलों के दबाव में वे किसी भी समय ढह सकते थे। हालांकि बाकी लोग भी थक चुके थे। हर जगह अराजक लड़ाई थी और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। इस समय म्यू किंगलान ने अचानक चू फैंग को देखा। वो खुश कैसे नहीं हो सकती थी? म्यू किंगलान की चीख सुनकर चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। ये देखकर कि सभी की जान फिलहाल खतरे में नहीं थी, वो अब चिंतित नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ने और कुछ उच्च स्तरीय जानवर जनरलों को खत्म करने वाला था, अचानक कोई उससे भी तेज आ गया। एक हरे रंग की रोशनी तुरंत आकाश में फैल गई। अगले ही पल एक हरे रंग की तलवार की रोशनी अचानक म्यू किंगलान के सामने एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल पर गिर पड़ी। सिजल, एक हल्की सी आवाज के बाद उसके सामने खड़ा बैंगनी धारीदार बाघ बिना किसी संघर्ष के ही दो टुकड़ों में कट गया। तलवार की भयावह आभा अभी भी आसपास फैल रही थी। तभी एक हरा लबादा पहने व्यक्ति धीरे धीरे हवा में चला आया। उसकी उदासीन आवाज आसमान में गूंज उठी। किंगलान, मुझे देर हो गई है। अचानक आए हरे वस्त्रधारी आदमी को देखकर चू फैंग वहीं रुक गया और अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसकी ताकत खराब नहीं लग रही थी। वो कम से कम एक महानतम ईश्वर तो था, है ना? अन्यथा उसके लिए एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल को एक वार से मारना बहुत मुश्किल होगा, भले ही यह उच्च स्तरीय जानवर जनरल पहले से ही म्यू किंगलान और अन्य लोगों द्वारा विचलित हो चुका हो। जैसे ही चू फैंग विचार कर रहा था, हरे वस्त्र पहने आदमी ने अपनी तलवार फिर से घुमाई। मोटी तलवार की रोशनी ने म्यू किंगलान और अन्य लोगों के सामने शेष दो उच्च स्तरीय जानवर जनरलों को कुछ ही राउंड में मार डाला। ये देखा जा सकता था कि वो कितना शक्तिशाली था। बेशक चू फैंग के लिए वो बस आहें भर रहा था। कोई भी महान ईश्वर ऐसा कर सकता है। अब एक साधारण शिखर महान देवता चू फैंग को और अधिक आघात नहीं पहुंचा सकता था। आखिरकार वहां पहले से ही दो महान देव विशेषज्ञ थे जो उसकी तलवार के नीचे मर चुके थे, और वे दोनों अनुभवी शिखर विशेषज्ञ थे। इस समय मु कियान ने भीड़ में चिल्लाकर कहा, बड़े भाई जी चाओ, आप भी यहाँ क्यों हैं? ये सुनकर हरे वस्त्र पहने आदमी ने अपनी तलवार रख दी और पीछे मुड़ा। उसने मु किंगलान और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराया। हमारे जी परिवार की ट्रायल टीम इस समय तीसरे दर्जे के जानवर ज्वार से आच्छादित क्षेत्र में है। अगर हम यहाँ नहीं आए तो हम कहाँ जा सकते हैं? जब सभी लोग इकट्ठा होंगे तभी हम जानवर ज्वार से बच सकते हैं। म्यू कियान चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, मुझे लगता है कि आप हमारी बहन लैन के पीछे आए हैं। इसके अलावा हमारी पिछली मुलाकात को कुछ ही समय हुआ है, लेकिन आप वास्तव में महान देव क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुके हैं। मानव आत्मा की दौड़ में जुन फैंग के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति से जैसी उम्मीद थी। हरे रंग की पोशाक पहने हुए आदमी ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसकी भौहों के बीच गर्व का भाव था। मैं अभी अभी टूटा हूं, ये बताने लायक नहीं है। फिर भी ये स्पष्ट था कि इतनी कम उम्र में महान देव क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के बाद उसे गर्व करने का अधिकार था। अगले ही पल जी चाओ ने अपनी नजर म्यू किंगलान की ओर घुमाई। उसकी आंखें खुली प्रशंसा से भरी हुई थी और वह स्नेहपूर्वक फुसफुसाया, किंगलान, बहुत समय हो गया मिलते हुए।
हालांकि दूसरी तरफ म्यू किंगलान ने भौहें सिकोड़ते हुए उदासीनता से जवाब दिया, भाई जी चाओ, जानवरों की लहर खतरनाक है। अपने जी परिवार की रक्षा करने के बजाय आप यहाँ आए। क्या आपको डर नहीं है कि आपके जी परिवार के प्रतिभाशाली लोग घायल हो जाएंगे? जी चाओ ने मंद मंद मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। जी परिवार के 9वें बड़े के साथ कुछ समय तक कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार अभी तक कोई भगवान स्तर का एस्ट्रल बीस्ट नहीं हुआ है। तुम्हारे पक्ष में छठा बुजुर्ग कहाँ है? क्या वो अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है? अन्यथा तुम कुछ उच्च स्तरीय जानवर जनरलों द्वारा खतरे में नहीं पड़ते? म्यू किंगलान ने विचलित होकर उत्तर दिया, हम छठा एल्डर आ रहा है, उसे जल्दी ही यहाँ आ जाना चाहिए। जैसे ही वो बोल रही थी, म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें पास ही में भीड़ को खोज रही थीं। उसने अभी अभी चू फैंग को स्पष्ट रूप से देखा था। वो पलक झपकते ही क्यों चला गया? क्या उसने अभी कुछ गलत देखा होगा? बिल्कुल नहीं। जिस समय म्यू किंगलान उलझन में था, उसी समय चू फैंग अचानक उसके पीछे से मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? इस समय सभी लोग स्तब्ध थे। म्यू कियान ने कहा, वाह भाई चू फैंग, आप हमारे पीछे कब भागे? म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य झलक उठा, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। आप हर दिन अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या आप अन्य लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी ओर जी चाओ अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। कितनी गति! अभी अभी उसे कुछ ही दूरी पर एक मूल्यांकन अभ्यर्थी के अस्तित्व का आभास हुआ था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन पलक झपकते ही यह आदमी उससे आगे निकल गया और म्यू किंगलान और बाकी लोगों के पीछे आ गया। ये गति भयानक थी। अगर चू फैंग अभी उस पर छिपकर हमला कर देता, ये सोचते ही जी चाओ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये देखकर कि म्यू परिवार इस युवक से बहुत परिचित लग रहा था, विशेष रूप से म्यू किंगलान का इस अपरिचित व्यक्ति के प्रति रवैया, उसे पता था कि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। एक पल के लिए जी चाओ और अधिक सतर्क हो गया। उसने जल्दी से कहा, किंगलान, क्या तुम मुझे इस भाई से नहीं मिलवाओगी? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? म्यू किंगलान ने चू फैंग की ओर देखा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका परिचय कैसे कराए। वो नहीं जानती थी कि चू फैंग अपनी असली पहचान उजागर करने को तैयार है या नहीं। बेशक, वास्तव में जांच के इस दौर के बाद सभी को पता चल गया था कि दूसरी दुनिया से कई उम्मीदवार थे। यह कोई रहस्य नहीं था। हालांकि म्यू किंगलान को लगा कि उसे चू फैंग की इच्छा का सम्मान करना होगा। म्यू किंगलान की झिझक को भांपते हुए चू फैंग ने खुलकर बात की। नमस्ते, मैं चू फैंग हूँ, पृथ्वी का एक मानव। दूसरी तरफ जी चाओ ने अपनी भौहें उठाईं और खुद से सोचा कि यह वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से कहा, नमस्ते भाई चू, मैं मानव आत्मा जाति से जी चाओ हूँ, जी परिवार का प्रत्यक्ष वंशज, 10 राजा श्रेणी के परिवारों में से एक। चू फैंग ने सिर हिलाया, आपसे मिलना सम्मान की बात है। विनम्र जवाब के बाद माहौल में अजीब तरह की शांति छा गई। चू फैंग म्यू किंगलान से पूछना चाहता था कि क्या हाल ही में कुछ बड़ी घटना घटी है, क्या उसका किसी अन्य इंसान से सामना हुआ है, क्या वो यू और अन्य लोगों के बारे में कुछ जानती है, इत्यादि। लेकिन किसी कारण से जी चाओ, जो उसके सामने था, उसे घूर रहा था। उसने कुछ बेपरवाह, लापरवाह और उदासीन कदम उठाए और उसके और म्यू किंगलान के बीच खड़ा हो गया। चू फैंग थोड़ा हैरान था। क्या इस बच्चे में कुछ गड़बड़ थी? उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके सामने खड़ा हरा वस्त्र पहने व्यक्ति उसका स्वागत नहीं कर रहा है? इस व्यक्ति द्वारा अपना रास्ता रोके जाने के कारण चू फैंग केवल अपने शब्दों को निगल सकता था। इस समय म्यू किंगलान ने अपने आसपास के अजीब माहौल को महसूस किया और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। अगले ही पल वो जी चाओ को दरकिनार करके चू फैंग के सामने आ गई। एक छोटी बच्ची की तरह वो मुस्कुराई। भाई चू, तुम यहाँ हो। इस दृश्य ने तुरंत जी चाओ के चेहरे पर उदासी ला दी। उसकी नजर चू फैंग और म्यू किंगलान के बीच बार बार घूम रही थी। उनका रिश्ता क्या था? जी चाओ ईर्ष्या से भर गया। म्यू किंगलान ने उसके सामने कभी इतनी शर्मीली लड़की की तरह व्यवहार नहीं किया था। इस समय म्यू किंगलान को लगा कि आग पर्याप्त रूप से नहीं जल रही है। उसने वास्तव में पलटकर जी चाओ की ओर देखा और कहा, भाई जी चाओ, चूंकि भाई चू यहाँ है, इसलिए हमारी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। भाई जी चाओ, आपको जल्दी से वापस आना चाहिए और जी परिवार की रक्षा करनी चाहिए। उसे भगाने का उसका इरादा इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। जी चाओ मरना चाहता था। उसने अचानक चू फैंग की ओर देखा। उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। दूसरी ओर चू फैंग स्तब्ध था।
अरे, मैंने किसका अपमान किया? इस समय चू फैंग को समझ आ गया। इस जी चाओ को स्पष्ट रूप से उस पर क्रश था, या शायद वो म्यू किंगलान से खुलेआम प्यार करता था। हालांकि म्यू किंगलान को स्पष्ट रूप से जी चाओ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल मत करो। मेरी पत्नी है। अपने बगल में जी चाओ की जानलेवा निगाहों को महसूस करते हुए और म्यू किंगलान की मासूम और बड़ी आंखों को देखते हुए चू फैंग को सिरदर्द होने लगा। वह आवाज संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं सका। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बेकार में मेरे लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हो? म्यू किंगलान ने जल्दी से एक आवाज संदेश भेजा। मुझे बहुत खेद है, भाई चू। बस मुझ पर एक एहसान करो और जी चाओ को भगा दो। अगर जी चाओ हमारी तरफ है और जी परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो जी परिवार के वे बूढ़े लोग फिर से म्यू परिवार के साथ परेशानी की तलाश में आ जाएंगे। चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। इस शब्द फिर से का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से किया गया। जाहिर है, ऐसा पहले भी हो चुका है। कौन जानता था कि एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका आदमी क्या कर बैठेगा? उसके लिए अपने परिवार को त्यागना असंभव नहीं था। स्पष्ट रूप से म्यू किंगलान फिर से जी परिवार की डांट का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे भगा दिया। चू फैंग को ये बात समझ में आ गई, लेकिन उसे दूसरों को अपमानित करने की क्या जरूरत थी? उसने चारों ओर देखा। ठीक है, उसके अलावा कोई और उपयुक्त नहीं लग रहा था। म्यू किंगलान की विनती भरी निगाहों को देखकर चू फैंग ने अपने होंठ बंद कर लिए। उन्होंने गुप्त रूप से एक ध्वनि संदेश भेजा। पहले ये स्पष्ट कर दे, आपने मुझसे सहयोग करने के लिए कहा था, नाराज मत होइए। जैसे ही म्यू किंगलान अचंभित थी और सोच रही थी कि वो क्यों गुस्सा होगी, उसने महसूस किया कि एक मजबूत और सुदृढ़ हाथ उसे जकड़ रहा है। अगले ही क्षण पुरुष हार्मोन की तीव्र गंध उसकी नाक में घुस गई। चू फैंग ने वास्तव में उसे गले लगा लिया। म्यू किंगलान चू फैंग की तेज दिल की धड़कन भी साफ सुन सकती थी। इस समय चू फैंग को एक अभिनेता की व्यावसायिकता पर विश्वास था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और बुदबुदाया, जब मैं दूर था तब तुम्हारे लिए ये कठिन रहा है। टकरा जाना। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। सबके मुंह खुले रह गए और आंखें बड़ी हो गईं। वे अविश्वास से अपने सामने की हर चीज को देखने लगे। म्यू कियान सबसे पहले चीखने लगी। अरे बाप रे! क्या हुआ? बहन, हे भगवान, मेरी आंखें अब साफ नहीं रहती। म्यू शियाओहू इतना हैरान हुआ कि उसने अपने पैर पटकते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही। मुझे पता था, उनके बीच कुछ गड़बड़ है। उस दिन जब हम दोनों बेहोश थे, तो इन दोनों ने क्या किया? और इस समय ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने एक हृदय विदारक ध्वनि सुनी हो। जी चाओ ने अपनी आत्मा खो दी थी। वो उस महिला को देख रहा था जिसे वह प्यार करता था और एक अजनबी आदमी उसे गले लगा रहा था। उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसके हृदय में एक अवर्णनीय शिकायत की भावना उमड़ पड़ी। इस समय चू फैंग ने वास्तव में जले पर नमक छिड़क दिया। भाई जी चाओ, अभी अभी किंगलान की मदद करने के लिए धन्यवाद। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये शब्द हृदय विदारक थे। जी चाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने दिल की शिकायत को सहा और जवाब दिया। ठीक है, पहले मैं विदा लूंगा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर वह अपनी तलवार लेकर तुरंत नजरों से ओझल हो गया। हालांकि चू फैंग की तेज आंखों ने पाया कि जब यह आदमी चला गया, तो उसके पैरों के नीचे हरी तलवार कांप रही थी। जब वो जी चाओ को और नहीं देख सका, तो चू फैंग ने भी चकित मुंह किंगलान को जल्दी से दूर धकेल दिया। ऐसा नहीं लगता था कि उसके मन में स्त्री के प्रति कोमल व सुरक्षात्मक भावनाएं थीं। इसके बजाय उसने राहत की सांस ली। ओह, मिशन पूरा हुआ। ये तो शीर्ष स्तर के जानवर जनरल से लड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला है। ऐसा कहते हुए उसने म्यू किंगलान की ओर देखा। मिस किंगलान, मैं अभी के लिए माफी चाहता हूँ। समय सीमित था और मेरे पास उस पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। मैं इस मामले को हमेशा के लिए निपटाने के लिए केवल इसी तरीके का सहारा ले सकता हूँ। तभी म्यू किंगलान को होश आया। किसी समय उसका चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। चू फैंग की बातें सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा हुआ कि वो चला गया। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। म्यू कियान पूछे बिना न रह सकी। बहन, क्या हो रहा है? म्यू शियाओहू भी अचंभित रह गया। तुम दोनों का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं। मैं तो बेकार में ही खुश हो रही हूँ। जैसे ही म्यू शियाओहू ने बोलना समाप्त किया, उसे एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया। वो दूर तक तैरता चला गया।
अपने हाथों से ताली बजाते हुए म्यू किंगलान अपने ठंडे स्वभाव में लौट आए और उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, सब लोग आराम करो। शायद जानवरों की अगली लहर जल्द ही आ जाएगी। बकवास बंद करो और अपनी ऊर्जा बचाओ। म्यू कियान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और चुपके से चूफैंग को अंगूठा दिखाया। उसने एक आवाज भेजी, बड़े भाई चूफैंग, आप सचमुच बहादुर हैं। चूफैंग ने कंधे उचका दिए। ये सिर्फ दिखावा है, तुम्हारी बहन ने भी मान लिया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाद में म्यू किंगलान के दबाव में सभी ने चतुराई से इसका फिर से उल्लेख नहीं किया। सबने आसमान की ओर देखा। रात काफी हो चुकी थी। तेज हवाएं सीटी बजाते हुए गुजरी और सभी के चेहरों पर चाकुओं की तरह वार किया। म्यू किंगलान ने गहरी आवाज में कहा, जानवरों की बाढ़ शुरू हुए लगभग 1 दिन और रात हो गई है। असली चुनौती तो अभी शुरू हुई है। पहले सबसे शक्तिशाली एस्ट्रल जानवर केवल उच्च स्तरीय जानवर जनरल थे। मुझे डर है कि शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल जल्द ही दिखाई देंगे। हम अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। छठे एल्डर ने भी मुझे संदेश भेजा है। वो जल्द ही यहाँ आएंगे। हमारी सुरक्षा बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा मानव आत्मा जाति की ओर से केवल हम और जी परिवार ही यहाँ है। ऐसा लगता है कि जुन परिवार ने शुरुआती मैदान के केंद्र में गहराई से प्रवेश किया है और इस जानवर की लहर को चकमा दिया है। हालांकि दानव आत्मा जाति की ओर से कुल 4 राजा स्तरीय जनजातियां हैं। हालांकि जानवरों की लहरों के सामने सभी के लिए एक दूसरे से खुलकर लड़ना असंभव है, लेकिन हमें उनसे सावधान रहना होगा कि वे गुप्त रूप से हमारे लिए परेशानी खड़ी न करें। ये सुनकर चू फैंग असमंजस में पड़कर पूछने से खुद को रोक नहीं सका, आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि दानव आत्मा जाति मानव आत्मा जाति से कहीं अधिक मजबूत है। जब म्यू किंगलान ने यह सुना तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। यह एक निर्विवाद तथ्य है। दानव आत्मा जाति 10 राजा स्तरीय जनजातियों में से 7 पर कब्जा करती है। जहां तक हमारा सवाल है, मानव आत्मा जाति के पास केवल 3 सीटें हैं, म्यू परिवार, जी परिवार और सबसे मजबूत जुन परिवार। यदि मानव आत्मा जाति अभी भी आदिम खंडहरों के अगले अन्वेषण के दौरान लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है, तो मुझे डर है कि कुछ वर्षों में मानव आत्मा जाति में राजा स्तर की सीटों की संख्या फिर से कम हो जाएगी। म्यू किंगलान की बातें सुनकर चू फैंग अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। पृथ्वी पर मानव जाति बहुत हीन है क्योंकि हमारी विरासत वर्षों से नष्ट हो गई है और रसातल दानव जाति का अस्तित्व जारी है। लेकिन शाही दरबार दिव्य महाद्वीप की मानव आत्मा जाति दानव आत्मा जाति से नीच क्यों है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मनुष्यों और राक्षसों के बीच प्राचीन युद्ध के बाद उन्होंने महाद्वीप में कई अवसर पीछे छोड़ दिए हैं। इसके अलावा स्टारलाइट गॉड राजवंश के कुछ प्राचीन खंडहर पहले से ही यहाँ मौजूद है। आपके लिए दानव आत्मा जाति से कमतर होने का कोई कारण नहीं है। चू फैंग हैरान था। उसके सामने म्यू किंगलान और अन्य लोग भी शर्मीले लग रहे थे। वे अवाक रह गए। इसका कारण ये था कि चू फैंग ने जो कहा वो सच था। संसाधनों और अवसरों के मामले में मानव आत्मा जाति दानव आत्मा जाति से कमतर नहीं थी। हालांकि अनगिनत वर्षों के विकास के बाद अंतर और भी बड़ा होता जा रहा था। क्यों? इसका क्या मतलब था? शायद इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, मानव आत्मा जाति के वंशज बेकार थे। उन्हें बहस करने का भी मौका नहीं मिला। इस बारे में ध्यान से सोचने पर ऐसा ही प्रतीत हुआ। मानव आत्मा जाति की हर पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग गुणवत्ता और मात्रा के मामले में दानव आत्मा जाति से कमतर थे। इस संचय के साथ मानव आत्मा की दौड़ में गिरावट कैसे नहीं आ सकती? केवल जब एक सम्राट स्तर की प्रतिभा जुन फैंग इस पीढ़ी में प्रकट हुई, तब जाकर उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा बचाई। उसने एक गहरी सांस ली। म्यू किंगलान और अन्य लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। चू फैंग का दूसरों को डांटने का कोई इरादा नहीं था। वो योग्य नहीं था। वो बस सभी को ये याद दिलाना चाहते थे कि यदि वे सतर्क नहीं रहे तो जब सच्चा महान युग आएगा तो मानव जाति के पास सचमुच कोई मौका नहीं होगा। अब बहुत देर नहीं हुई थी। धीरे से अपना सिर उठाते हुए चू फैंग फुसफुसाया, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस भयंकर ज्वार से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा मैंने तुमसे पहले भी कुछ लोगों के बारे में पूछने को कहा था। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? नी किंगलान ने सिर हिलाया। खबर है कि आपने जिस दानव शिकार दल का उल्लेख किया है वो एक बार उत्तरी कोर क्षेत्र में दिखाई दिया था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह केंद्रीय कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या करना चाहता है। चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उत्तरी कोर क्षेत्र? अगर मुझे सही से याद है तो हम अब दक्षिणी कोर क्षेत्र में हैं, है ना? म्यू किंगलान ने सिर हिलाया।
प्रारंभिक मैदान का संपूर्ण मुख्य क्षेत्र 5 बड़े टुकड़ों में विभाजित किया गया था। चारों कोनों को मुख्य क्षेत्र का किनारा माना गया। बीच का विशाल क्षेत्र ही प्रारंभिक मैदान का वास्तविक केंद्र था। उनके बीच कई भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर रहते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति केंद्र को चारों कोनों से अलग कर रही हो। इससे भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवरों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो गया। अन्यथा हाशिए पर पड़े इन उम्मीदवारों का बहुत पहले ही वध कर दिया गया होता। भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर का सामना कौन कर सकता है? बेशक स्टार्टिंग ग्राउंड द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार बचने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जब एक बार कुछ दिशाओं में ऊर्जा अवरोध ढीला हो जाता था और एक प्रभु स्तर का सूक्ष्म जानवर वहां से गुजरता था, तो वे परिधि पर पहुंच जाते थे। यही प्रत्येक पशु ज्वार का कारण भी था। यह उल्लेखनीय है कि आमतौर पर प्रारंभिक भूमि द्वारा दिव्य भगवान की युद्ध शक्ति रखने वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय कोर क्षेत्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए अब तक चू फैंग ने एक भी दिव्य भगवान स्तर के विशेषज्ञ को नहीं देखा था। वे लोग केंद्रीय कोर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या वे मरना चाहते हैं? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। वो अभी भी उलझन में था। जब वे अलग हुए तो उन लोगों ने उनके लिए बनाए गए मेचा और दिव्य हथियारों का इस्तेमाल किया। विलय के बाद वे अधिकतम एक शीर्ष महान देवता के बराबर थे। इतनी ताकत के साथ अगर वे केंद्रीय कोर क्षेत्र में चले गए तो क्या वे मौत को आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं? या उन्हें वहां जाना ही होगा? उन्हें कौन सा अवसर मिला? विस्तृत जानकारी के बिना चू फैंग केवल अनुमान ही लगा सकता था। हालांकि चाहे जो भी कारण हो, चू फैंग को लगा कि उसे उन लोगों को ढूंढना ही होगा, अन्यथा कौन जानता था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। आह भरते हुए उसने खुद को संभाला। चू फैंग के लिए अब चिंतित होना बेकार था। वो बस इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठा सकता था। जैसे ही वो अपनी बात आगे बढ़ाने वाला था, अचानक उसकी भौहें तन गईं। ये कुछ तस्वीरें थीं जो उस छोटे से योगिनी ने भेजी थीं जो जांच करने के लिए बाहर गई थी। एक नजर में ही चू फैंग का दिल धड़क उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अचानक आसमान की ओर चिल्लाते हुए कहा, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जानवरों का ज्वार यहाँ है। 10 से ज्यादा शीर्ष स्तर के जानवर सेनापति है। 100 से ज्यादा उच्च स्तर के जानवर सेनापति है। जहां तक दूसरे जानवर सेनापतियों और सैनिकों की बात है, उनकी संख्या अनगिनत है। चू फैंग की आवाज पूरे गड्ढे में गूंज उठी। अब आखिरकार सभी को एक साथ लड़ने की जरूरत है। चू फैंग को भीड़ के साथ जानकारी साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। दूर से सभी लोग भौहें सिकोड़ रहे थे। दानव आत्मा जाति का एक बुजुर्ग व्यक्ति भयावह ढंग से मुस्कुराया और चिल्लाया, मानव आत्मा जाति का यह अपरिचित बच्चा कहां से आया? तुम्हारी हिम्मत बकवास करने की है। 10 से ज्यादा शीर्ष स्तर के जानवर सेनापति और 100 से ज्यादा उच्च स्तर के जानवर सेनापति, ये कैसे संभव है? तीसरे दर्जे का जानवर ज्वार इतना मजबूत कैसे हो सकता है? पिछले अनुभवों के अनुसार जब हमने जानवरों की 5वीं लहर को मार डाला तो छठी लहर का नेतृत्व करने वाले केवल कुछ शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल ही होने चाहिए। चू फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अचानक उस दानव आत्मा बुजुर्ग की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। म्यू किंगलान ने भी सही समय पर समझाया। दानव आत्मा जाति के 10 राजा ग्रेट जनजातियों में से एक, बायन जनजाति। जिस व्यक्ति ने अभी बात की है वो उनके कबीले के बुजुर्गों में से एक है। दानव आत्मा जाति में उसे दानव राजा साल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके पास एक महान देवता की ताकत है। चू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। इस समय दानव राजा साल्स फिर से मुस्कुराया। हम बूढ़े लोग समझ सकते हैं कि एक युवा लड़का लाइमलाइट में आना चाहता है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि हर कोई अब जानवरों की लहर का विरोध करने के लिए एक साथ काम कर रहा है। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है तो क्या आपकी मानव आत्मा जाति इसके परिणाम भुगत सकती है? चू फैंग ने भौं उठाई। ये बूढ़ा आदमी कुछ इशारा कर रहा था। वो सतह पर चू फैंग का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन गुप्त रूप से वो मानव आत्मा जाति को अन्य सभी शक्तियों के विपरीत रखना चाहता था। इस तरह बाद में कुछ बदलाव की गुंजाइश हो सकती है। उसके इरादे बुरे थे। जैसा कि म्यू किंगलान ने कहा था, हालांकि मानव आत्मा जाति और दानव आत्मा जाति एक दूसरे से लड़ नहीं सकती थी, फिर भी अंधेरे में वास्तव में अंतहीन छोटी छोटी चालें चल रही थीं। हालांकि चू फैंग को कभी भी बहस में हार का सामना कब करना पड़ा था? दबंग दानव राजा साल्स का सामना करते हुए चू फैंग केवल मंद मंद मुस्कुराया। बूढ़े साथी, अगर तुम दानव आत्मा जाति मुझ पर विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार मैं तुम सभी के मरने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम दूसरी ताकतों की तैयारियों में देरी करते हो तो ये तुम्हारी दानव आत्मा जाति की गलती होगी। हे अज्ञानी बच्चे, क्या बकवास है। दानव राजा साल्स ने उपहास करना जारी रखा। चू फैंग जल्दी में नहीं था। इसके बजाय छोटे अल्फ की नजर से उसने पाया कि जानवरों की छठी लहर सहयोग से दानव आत्मा जाति के आधार की दिशा में थी। ये दानव राजा साल्स सबसे पहले इसका दंश झेलने वाला था। बहुत बढ़िया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे आशा है कि आपको अभी भी पछताने का मौका मिलेगा। चू फैंग इत्मीनान से था और बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। छोटे अल्फ के दृष्टिकोण से अनगिनत एस्ट्रल जानवर विशाल गड्ढे के किनारे से नीचे कूद रहे थे। एस्ट्रल बीस्ट्स के मार्ग के अनुसार दानव आत्मा जाति बाद में गहरी मुसीबत में पड़ सकती है। दानव आत्मा जाति के 4 राजा स्तरीय कबीले ही गड्ढे के तल पर एकत्रित नहीं थे। उनके नीचे कुछ कमजोर दानव आत्मा ताकतें थीं, जैसे कि कुछ सामान्य स्तर की जनजातियां। ये सामान्य स्तर की जनजातियां राजा स्तर की जनजातियों से जुड़ी हुई थीं। हालांकि उनके पास कोई शीर्ष महान देवता नेता नहीं था, फिर भी कई शीर्ष महान देवता थे। इसी प्रकार मानव आत्मा जाति की ओर से 4 या 5 सामान्य स्तर की जनजातियां थीं जो मू और जी परिवारों का अनुसरण करती थीं। इसलिए गड्ढे के तल पर कई विशेषज्ञ एकत्रित हुए। कम से कम भले ही दानव आत्मा जाति की जनजातियों पर एस्ट्रल बीस्ट्स की छठी लहर द्वारा घात लगाकर हमला किया गया हो, वे अधिक से अधिक कुछ विशेषज्ञों को खो देंगे। वे एक ही झटके में खत्म नहीं हो जाएंगे। यह वही था जो चू फैंग देखना चाहता था। वो इन दानव आत्मा जाति जनजातियों को जितना संभव हो सके कमजोर करने के लिए पशु ज्वार का उपयोग करेगा। वो उनमें से कुछ को संरक्षित भी कर सकता था ताकि बाद में भयंकर ज्वार का सामना करने में मदद मिल सके। वो अपने प्रतिद्वंद्वी से आखिरी दम तक ताकत निचोड़ रहा था। ये चू फैंग का पसंदीदा काम था, इसलिए चू फैंग और भी खुश था कि दूसरे पक्ष ने उस पर विश्वास नहीं किया। दूसरे पक्ष को पहले से कोई सुराग पता न चल जाए, इसके लिए चू फैंग उन्हें अपने शब्दों से उकसाता रहा। उसके मुंह से तरह तरह की गंदी बातें निकली। चू फैंग इसी काम में सबसे अच्छा था। उसके सामने दानव आत्मा जाति के बूढ़े साथियों का समूह इतना क्रोधित था कि वे अपने पैर पटकने लगे। यदि वर्तमान स्थिति में उन्होंने जल्दबाजी में कार्य करने का साहस न किया होता तो वे बहुत पहले ही आक्रमण कर चुके होते। बूढ़े लोग सचमुच विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि किसी का मुंह इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। क्या मानव आत्मा जाति ने हमेशा खुद को ईमानदार और सम्माननीय होने के लिए प्रशंसा नहीं की है? ऐसी बेशर्म विसंगति कैसे सामने आई? मैं इतना ज्यादा नाराज हूं। अनगिनत दानव आत्मा जाति के सदस्यों ने चू फैंग की दिशा में पागलों की तरह कोसा। चू फैंग ने मना नहीं किया, इसके बजाय वो और भी अधिक उत्साहित हो गया। ऐसे दुष्ट के लिए वे वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते थे। चू फैंग ने देरी की, समय धीरे धीरे बीतता गया। अंततः दानव आत्मा जाति का एक अज्ञात मोहरा अचानक चिल्लाया। आह! उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती से रेंगकर बाहर निकले कांटेदार मकड़ी के पैर को देखा। फिर वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। इस चीख से ऐसा लग रहा था जैसे कि जानवरों की छठी लहर शुरू हो गई हो। इस समय सभी को एहसास हुआ कि एस्ट्रल बीस्ट्स की एक अंतहीन धारा उन पर आक्रमण कर रही थी। इस छठी लहर का पैमाना उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक मैदान के नियमों के अनुसार क्या उन्हें ये काम चरणबद्ध तरीके से नहीं करना चाहिए? तभी सभी को चू फैंग की बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। बेशक ये दानव आत्मा जाति के लिए था। सूक्ष्म जानवर अपनी मुख्य शक्ति की दिशा में आ रहे थे। एक क्षण में एक दुखद मुठभेड़ शुरू हो गई। अन्य लोगों के लिए चूंकि दानव आत्मा जाति ने किले पर कब्जा कर रखा था, इसलिए तैयारी के लिए अभी भी कुछ समय था। सूक्ष्म शक्ति के जाल शीघ्र ही स्थापित किए जाने लगे। उन्होंने पंक्तियां बनाई, ताबीज निकाले और पंक्ति में खड़े हो गए। संक्षेप में, बदकिस्मत दानव आत्मा जाति के अलावा अन्य ताकतों ने आपदा से पहले सभी प्रकार की तैयारियां कर ली थीं। बेशक क्योंकि दानव आत्मा जाति का क्षेत्र सीमित था, इसलिए कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में सूक्ष्म जानवरों ने हमला कर दिया। चू फैंग और अन्य लोगों के सामने एक शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल, 3 उच्च स्तरीय जानवर जनरल और उससे भी अधिक जानवर जनरल और सैनिक थे। अंधेरे में ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही शक्तिशाली और ऊंचे नियम उन्हें नियंत्रित कर रहे हो। हर शक्ति का सामना एस्ट्रल बीस्ट से हो रहा था जो उनसे थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। इससे व्यक्ति को पर्याप्त दबाव महसूस होगा, लेकिन वो तुरंत नष्ट नहीं होगा। बेशक रास्ते में आने वाली दानव आत्मा जाति को ऐसा व्यवहार नहीं मिला।
कुल 5 से 6 शीर्ष एस्ट्रल जानवर दानव आत्मा जाति के शिविर में पागलों की तरह हमला कर रहे थे। एक के बाद एक युवा राक्षसों का पागलपन पूर्वक वध किया गया। अगर 4 शीर्ष स्तर के बुजुर्ग एकजुट हो जाएं, तो भी वे खुद को मुश्किल से बचा पाएंगे। वे विभिन्न परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वे जब ये सब देख रहे थे तो उनके दिल खून से लथपथ हो रहे थे। मानव आत्मा जाति के छोटे बदमाश, तुम मरने के लायक हो। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं और मंद मंद मुस्कुराया। दानव राजा साल्स, क्या तुम नासमझ नहीं हो? मैंने तुम्हें अभी अभी स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था तो मैं क्या कर सकता था? हर कोई मेरे लिए गवाही दे सकता है। अया, सच कहूं तो अगर तुमने अभी मेरी बात मान ली होती और अपना ठिकाना कहीं और ले लिया होता तो शायद तुम्हें अब इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? सब लोग इस दावत का आनंद ले जो आपने रखी है। इसे पूरा खा ले, इसे बर्बाद मत करो। हाँ हाँ। चू फैंग के बोलने के बाद दानव आत्मा जाति के बुजुर्ग इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मुंह में खून थूक दिया। कमीने, बस तू रुक, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। ये देखकर चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक चमक उठी। दुश्मन जितना अधिक घबराया हुआ और हताश होगा, उतना ही अधिक इसका अर्थ होगा कि उसने अपना काम अच्छी तरह से किया है। कितनी अच्छी बात है, वो इन बेवकूफों से और परेशान नहीं हो सकता था। वह पलटा और चिल्लाया, सब लोग, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। शीर्ष स्तर के जानवर जनरलों को मेरे पास छोड़ दो, अपना बचाव करो। मैं उनसे निपटने के बाद तुम्हारी मदद करूंगा। उसके पीछे युवा लोगों के समूह का चू फैंग को देखने का तरीका बदल गया था। म्यू शियाओहू कांपने से खुद को नहीं रोक सका। बड़े भाई चू फैंग के तरीके वास्तव में डरावने हैं। भविष्य में मैं चाहे किसी को भी नाराज करूं, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। वो वाकई बहुत निर्दयी है। म्यू किंगलान की खूबसूरत आंखें चमक उठी। यह आदमी और भी ज्यादा आश्चर्यजनक होता जा रहा है। म्यू किंगलान को किसी तरह महसूस हुआ कि जितना वो चू फैंग को गहराई से समझती थी, उतना ही वो उसके प्रति आकर्षित होती थी। यह विश्वास कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और दुनिया पर हावी आभा ने म्यू किंगलान के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है, हालांकि वो चू फैंग के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। धमाका! अचानक युद्ध शुरू हो गया। चू फैंग की नजर तुरंत ही उसके सामने खड़े अजगर पर पड़ी। उसने छोटे अल्फ से सुना था कि रंगीन स्केल्ड पाइथन एक शक्तिशाली शीर्ष स्तर का जानवर जनरल था। ताकत के मामले में ये संभवतः 3 आंखों वाले जंगली शेर के बराबर था। बेशक चू फैंग के लिए यह वास्तव में कुछ भी नहीं था। उसने बहुत से शीर्ष स्तर के पशु जनरलों को मार डाला था। यद्यपि उन्होंने इलाके का लाभ उठाया था, लेकिन उन्होंने काफी समय पहले ही अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिए अगले ही पल चू फैंग अचानक तेज गति से पीछे हट गया। उसके हाथ में अचानक एक सुनहरा धनुष दिखाई दिया। चू फैंग की योजना बहुत सरल थी, ठीक उसी तरह जैसे जब वो पहले राक्षसों की खेती कर रहा था। गोल्डन हंटर धनुष और डेमोनिक टच वैनम प्राणी को मौत के घाट उतारना जारी रखेंगे। वो कुछ ऊर्जा भी बचा सकता है। हालांकि अब कोई विशेष भूभाग नहीं था। चू फैंग केवल आकाश के धधकते पंखों की अत्यधिक तेज गति का उपयोग लगातार घुमाने और मोड़ने के लिए कर सकता था। उसने रंगीन स्केल्ड पाइथन को गोल गोल घुमाया और कृत्रिम रूप से पतंग उड़ाने की स्थिति पैदा की। यद्यपि यह थोड़ा थकाऊ था, लेकिन इससे उनकी अधिकांश शक्ति बची रही। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि जानवरों की अगली लहर कब आएगी। इस बार ज्वार भाटे में कुछ असामान्य बात लग रही थी। यह अत्यंत शक्तिशाली छठी लहर इसका प्रमाण थी। अचानक चू फैंग ने अपना सिर उठाया और गहरे गड्ढे के किनारे की ओर देखा। अल्फ के नजरिए से वहां से ऐसा लग रहा था मानो एक विशालकाय बीमन दानव गहरे गड्ढे में मौजूद सभी लोगों को ठंडी निगाह से धीरे धीरे देख रहा हो।